बच्चों इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में बताया था कि यूनिट 3 के 3 मेजर हिस्से हैं, जिसमें से 2 पार्ट्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग थर्ड एंड लास्ट पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं, और इस थर्ड एंड लास्ट पार्ट का नाम है ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, यहां लिखा है ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो बच्चों ये एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, इनके कुछ टारगेट्स होते हैं, और इनके टारगेट्स को अचीव करने के कुछ टूल्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, हथियार हम लोग मान सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके अपने कंट्री में महंगाई को और ग्रोथ को कंट्रोल करती है, बैलेंस करती है। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा है बच्चों, इट कवर्स 3 मेजर एस्पेक्ट्स। सबसे फर्स्ट यहाँ लिखा है चूजिंग ऑपरेटिंग टारगेट। ठीक है बच्चों, हमेशा दिमाग में रखो, इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल में रखना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे मेन मकसद होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन फोकस ग्रोथ पे होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मॉनेटरी पॉलिसी को संभालती है, इनका मेन मकसद होता है इन्फ्लेशन को मैनेज करना। तो यहाँ वही लिखा है चूजिंग ऑपरेटिंग टारगेट। व्हाट इज द ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आंसर इज टू मेंटेन द इन्फ्लेशन, प्राइसेस को कंट्रोल में रखना जरूरी है। ठीक है, चूजिंग इंटरमीडिएट टारगेट। बच्चों एक और टारगेट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये टर्म को सही तरीके से समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक अलग एग्जाम्पल दूंगा, और वो एग्जाम्पल बच्चों अगर आप लोग नोट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मैं आपको एकदम ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो बच्चों, इकोनॉमी ग्रो होना चाहिए डेफिनेटली। कोई भी देश बगैर ग्रोथ के सही तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जब मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो इंडिया में भी ग्रोथ बिल्कुल आना चाहिए डेफिनेटली। बट कभी भी एक चीज दिमाग में रखना, ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे आती है, तो वो बहुत सही तरीके से मेंटेन भी होती है। और जो ग्रोथ बहुत तेजी से आती है, जो इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो होती है, वो एक्चुअली काफी डेंजरस तरीके से उसका उल्टा रिवर्स इंपैक्ट भी हो सकता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि इकोनॉमी बहुत स्पीडली ग्रो हो रही है, ठीक है, बहुत फास्टली अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तो ये चीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पसंद नहीं करती है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बोलना ये है कि अपने कंट्री में प्रोग्रेस अगर होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आती है, तो वो धीरे धीरे आना चाहिए, स्टेडीली आना चाहिए। ठीक बात है, आप लोगों ने सुना रहेगा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, वो कछुए की आपने स्टोरी सुनी रहेगी बच्चों। एग्जैक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बिलीफ ही यही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलती है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है अगर इकोनॉमी को, तो धीरे धीरे पहुंचना चाहिए, स्लोली ग्रो होना चाहिए। आप लोग देख सकते हो ये सेकेंड वाले ग्राफ में इकोनॉमी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है। दिस इज द राइट अप्रोच, द फर्स्ट वे इज द रॉन्ग अप्रोच। अगर हम लोग बहुत तेजी से ग्रोथ पकड़ते हैं, तो एक्चुअली बहुत जल्दी हम लोग नीचे भी आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? तो बच्चों इसके लिए मैं आपको एक अलग एग्जांपल से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। हम लोग सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को समझ लेते हैं। ठीक है, ये चार्ट आप लोग बाद में बनाना बच्चों, पहले मैं आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे एमयू नोट्स लिखा है मैंने। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब अपनी इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल्ड तरीके से ग्रो होना चाहिए। बहुत तेजी से अगर ग्रो करेगी तो वो बहुत जल्दी वापस नीचे भी आएगी। ठीक है, तो बच्चों अपने कंट्री में सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि कंट्रोल्ड ग्रोथ होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोगों को ज्यादा फोकस करना चाहिए इस वर्ड पे, कंट्रोल्ड। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? तो बच्चों देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है मेरे पास, और इस एग्जाम्पल को अगर हम लोग पढ़ेंगे ढंग से और समझने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत सही तरीके से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्या लिखा है। हम लोग एक एक लाइन पढ़ते हैं, स्टोरी जैसा है, आप ऐसा समझ लो। व्हाई इज दिस नीडेड? क्यों ऐसा जरूरी है कि हमें कंट्रोल्ड ग्रोथ चाहिए? तो बच्चों देखो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी। ओके, हम लोग एक एक करके इसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान के चलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनके दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर क्या प्रॉब्लम है, ग्रोथ से इतनी नफरत क्यों है? इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अगर होता है तो अच्छा ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इतना क्या प्रॉब्लम है कि अगर अपने कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा तो? ठीक है, कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं, सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसों को छापती है, सही है, तो क्यों ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा पैसे छाप के इकोनॉमी में ज्यादा पैसे सर्कुलेट करें, जिससे बहुत तेजी से ग्रोथ होगा, लोगों के पास पैसा होगा तो लोग बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके भी दिमाग में है, तो ये चीज जो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना एग्जैक्टली मैं क्या क्या बता रहा हूं। ठीक है, ये स्टोरी जैसा है, ऐसा आप लोग इसको समझ लो। ठीक है, यस।
इमेजिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिंटिंग मोर मनी, मान के चलो आरबीआई ज्यादा पैसे छापती, सपोज करके देख लेते हैं तो क्या होगा। अगर आरबीआई ज्यादा पैसे छापेगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर पैसे छापेगी तो खुद के पास पैसा नहीं रखेगी है, ठीक है। ये पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को देगी, ठीक बात है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, लोन दे सकती है बैंक्स को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को भी लोन देती है। तो डेफिनेटली अगर आरबीआई के पास ज्यादा पैसे हैं तो ये पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। तो अगर बैंकों के पास ज्यादा पैसे तो क्या होगा, बैंक्स ज्यादा लोन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है, प्रोडक्शन विल इंक्रीज एज नाउ प्रोड्यूसर्स कैन बाय मोर रिसोर्सेज विथ मोर लोन, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर्स है, जो बिजनेसमैन है, ये क्या करेंगे, ये ज्यादा लोन लेंगे। सही बात है। क्यों ज्यादा लोन ले रहे हैं, क्योंकि बैंक सस्ते रेट पे अब लोन देंगे, क्योंकि बैंक्स के पास बहुत पैसा आ गया है, ठीक बात है ना। बच्चों बैंक्स के पास अगर बहुत पैसा है तो हर एक बैंक ये ट्राई करेगी कि इनका लोन जो है वो जल्दी से ये बिजनेसमैन तक पहुंचाए, ठीक है। तो बिजनेसमैन ज्यादा लोन ले रहे हैं, ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन बढ़ रही है, अच्छी बात है। फिलहाल शुरुआत में हम लोगों को प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा, प्रॉब्लम एंड में समझ में आएगा, ओके यस। तो क्या होगा बच्चों, अब देखो प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, और बच्चों प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से लोगों को जॉब मिल रहा है, लोगों का इनकम बढ़ेगा, और अगर लोगों के पास पैसा होता है तो डेफिनेटली डिमांड भी क्रिएट होगा। तो यहाँ वो लिखा है, डिमांड ऑफ गुड्स विल राइज एज इकोनॉमी हैज मोर मनी, क्योंकि इकोनॉमी में ज्यादा पैसे घूम रहा है, ठीक है, ज्यादा पैसे घूम रहे हैं, तो इसलिए ऑटोमेटिकली लोगों का इनकम बढ़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो लोगों को जॉब भी मिलेगा, तो डिमांड बढ़ने वाला है डेफिनेटली। तो बच्चों डिमांड बढ़ रहा है यहाँ पे, ओके, ये भी अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब क्या होगा, प्रोड्यूसर्स विल हायर मोर लेबर लुकिंग एट द डिमांड, डिमांड और बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ते ही जा रहा है ना, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में लोगों के पास पैसे ज्यादा है। जब भी हमारे पॉकेट में ज्यादा पैसे होते हैं तो हम लोग ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, तो डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगा। तो जो डिमांड को देखते हुए प्रोड्यूसर ये सोचता है, यार डिमांड तो बहुत बढ़ रहा है, क्यों ना मैं प्रोडक्शन और बढ़ा दूं, ठीक है। पहले जितना प्रोडक्शन करता था प्रोड्यूसर, अब वो और भी ज्यादा प्रोडक्शन करने की सोच रहा है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर ज्यादा लेबर लोगों को हायर करता है और ज्यादा लोगों को जॉब क्रिएट करता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है। अच्छा, ज्यादा लोगों को जॉब क्रिएट करने के चक्कर में एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी बढ़ेगा, ये तो डेफिनेटली होने वाला है। एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम विल इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, डिमांड अच्छा खासा है, प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है, तो चारों तरफ लोग काफी खुश है फिलहाल, ठीक है। देयर विल बी ट्रिमेंडस ग्रोथ, बहुत जल्दी ग्रोथ हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट कहां से होता, ये स्टोरी स्टार्ट होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ज्यादा पैसे छापने से, ठीक है। तो यहां तक सब कुछ सही हो रहा है। अब देखो क्या होता है बच्चों, एक ऐसा पॉइंट डेफिनेटली आएगा कि प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि अब प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल रीच कर चुका है, ठीक है। लिखा है प्रोडक्शन रीच अ मैक्सिमम लिमिट एंड देयर इज लैक ऑफ रिसोर्स। मतलब क्या है इसका, देखो बच्चों, प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, ठीक बात है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो सप्लायर को बोल रहा है कि मेरे को और रॉ मटेरियल चाहिए, मेरे को और प्रोडक्शन करना है, क्योंकि मेरी चीज का डिमांड बढ़ती जा रहा है। बट अब सप्लायर क्या बोल रहा है, सप्लायर बोल रहा है देखो मेरे पास रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा सप्लाई इसका नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। बच्चों मान के चलो सपोज कोई शू मैन्युफैक्चरर है, तो शूज के लिए रॉ मटेरियल क्या लगेगा, रबर, ठीक है। तो अब रबर सप्लायर क्या बोल रहा है, मेरे पास ज्यादा रबर है नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको सप्लाई कर रहा हूं, अब मैं और सप्लाई नहीं कर सकता हूं। चीजों का सप्लाई बढ़ना भी जरूरी है बच्चों, डिमांड बढ़ने के साथ साथ। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि डिमांड बढ़ती जा रहा है बट चीजों का सप्लाई हम लोग बढ़ा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो बोल रहा है कि अब मैं प्रोडक्शन और नहीं बढ़ा सकता हूं, क्योंकि सप्लायर जो है वो मेरे को ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बच्चों देखो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आएगा, यहां से अब प्रॉब्लम चालू हो रहा है। प्रोडक्शन रीच मैक्सिमम लिमिट एंड देयर इज लैक ऑफ रिसोर्स, लैक ऑफ रिसोर्स, सही बात है, मतलब अब और प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता है। अच्छा, अब क्या होगा, क्योंकि प्रोडक्शन मैक्सिमम लिमिट रीच हो चुका है। अब आप थोड़ा इमेजिन करो, आप बिजनेसमैन हो और आप आपके फैक्ट्री में जितना प्रोडक्शन कर सकते हो उतना आपने किया है, ठीक है, मैक्सिमम लेवल रीच हो चुका है। अब प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता बट डिमांड बढ़ती जा रहा है। अगर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती ही जाता है और आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो, तो अब आप क्या करोगे, अब आप आपके चीजों को महंगे में बेचोगे, डेफिनेटली महंगे में बेचना जरूरी हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो क्या होगा, यहाँ पे इसके चक्कर में प्राइस बढ़ेगा, प्राइसेस राइज ड्यू टू मोर डिमांड एंड लेस सप्लाई। दिस इज द प्रॉब्लम बच्चों। देखो अब आपको शायद प्रॉब्लम नजर आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई ना,
ठीक है, तो इन्फ्लेशन आ गया, सही बात है। तो प्राइस बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि डिमांड लोग बहुत कर रहे हैं बट सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन मैक्सिमम लिमिट रीच कर चुका है। ओके, अच्छा, अब क्या होगा? अब देखो बच्चों, यहां पे लिखा है नाउ पीपल कैन नॉट अफोर्ड गुड्स, ठीक है। अब क्या होगा? अब लोग ज्यादा गुड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ गई है। जो सैलरीड क्लास के लोग होते हैं, जिनका सैलरी नहीं बढ़ा है, ठीक है, बट ये लोग, अब क्या हो रहा है? अब ये लोग देख रहे हैं कि चीजों की कीमत बढ़ गई है, ठीक बात है ना? क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली अब इसका इम्पैक्ट डिमांड पे होगा। अब क्या होगा? अब डिमांड गिर जाएगा। क्यों गिर रहा है? क्योंकि चीजें काफी महंगी हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, इस चक्कर में अब ज्यादा लोग चीजों को नहीं परचेस कर सकते और डिमांड गिर रहा है, ठीक बात है। अच्छा, अब देखो बच्चों, प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि बिजनेसमैन ने तो प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, उसने ज्यादा लेबर को हायर किया है, उसने अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा के मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की कोशिश की है। अब क्या होगा? प्रॉब्लम ये है कि ये सप्लाई तो करने की कोशिश कर रहा है बट लोग ज्यादा नहीं खरीद रहे, क्यों? क्योंकि चीजों की कीमत बढ़ गई है, ठीक है ना। एंड लेस डिमांड विल कॉज प्रोड्यूसर्स टू रिड्यूस प्रोडक्शन। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। इमेजिन करो कि आप बिजनेसमैन हो और आपने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके रखा है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोग ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे, क्योंकि आप चीजों की प्राइस को बढ़ा रहे हो, प्राइसेस बढ़ गए। तो अब क्या होगा? डिमांड कम हो गया और प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। बच्चों, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता एक बिजनेसमैन के साथ। बिजनेसमैन बहुत मेहनत करके प्रोडक्शन कर रहा है, चीज को बेचने की कोशिश कर रहा है, बट नाउ द प्रॉब्लम इज दैट डिमांड कम हो गया। डिमांड कम क्यों हो गया? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि चीज की कीमत काफी बढ़ गई, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब इस चक्कर में प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन को कम करेगा। बच्चों, अब प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन को कम करेगा तो क्या होगा? पीपल विल बी आउट ऑफ जॉब, लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा, ठीक है। देखो कितने जल्दी यहाँ पे पूरा साइकिल ही चेंज हो गया। कहा एक टाइम पे, थोड़ी देर पहले हम लोग ये पढ़ रहे थे कि प्रोड्यूसर ज्यादा लोगों को जॉब दे रहा है, और कहा अब अचानक से जज्बात ही बदल गए, ठीक है। तो बच्चों, जज्बात बदल गए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज डेफिनेटली प्रोड्यूसर जो है, जो पहले लोगों को हायर कर रहा था, वो अब क्या कर रहा है? अब लोगों को जॉब से निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? बिकॉज प्रोड्यूसर बोल रहा है, यार मैं ज्यादा लोगों को रख के क्या करूंगा, उनको सैलरी देना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरी चीज बिक नहीं रही है। सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है बट डिमांड ही नहीं है, तो क्या होगा? तो आप लोगों को जॉब से निकालोगे, ठीक है। कॉजिंग स्लम्प एंड क्राइसिस। बच्चों, ये स्लम जैसा सिचुएशन है, रिसेशन इसी को तो बोलते हैं। जब भी इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तो डेफिनेटली क्या होगा? लोगों को जॉब से निकाला जाता है, क्योंकि बिजनेसमैन का प्रॉब्लम ये, वो ये बोल रहा है बेचारा कि मेरे ही प्रोडक्ट बिक नहीं रहे, मैं क्या करूं, मेरे को तो खर्चे कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, आउट ऑफ जॉब पीपल विल कॉज मोर इलीगल एक्टिविटीज। जिनके पास जॉब नहीं है वो डेफिनेटली इलीगल एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है। क्राइम का रेट बढ़ेगा, ओके। तो बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स अब यहाँ पे आ जाएंगे। देखो इकोनॉमी जो है वो कहां से कहां चली गई, क्यों? क्योंकि हमने फोकस किस पे किया? हमने फोकस किया है ट्रिमेंडस ग्रोथ पे। हमने रुक रुक के एफिशिएंटली स्टेबल ग्रोथ पे फोकस नहीं किया, हम लोग ट्रिमेंडस ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये मैनेज करेगी कि इकोनॉमिक ग्रो तो होना है, बट बहुत जल्दी ग्रो होना खतरों से खाली नहीं है, ठीक बात है बच्चों। तो यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। सो दिस वाज द एग्जांपल, राइट। तो बच्चों, आई होप अब इस एग्जांपल से आपको कुछ पॉइंट्स एकदम दिमाग में फिट हो गए रहेंगे। और मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि इकोनॉमी जो है वो अगर बहुत स्पीडीली बढ़ेगा तो ये अच्छी बात नहीं है, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बहुत सही तरीके से पता है, ठीक बात है। तो बच्चों, यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, कंट्रोल ग्रोथ की जरूरत है, ठीक है। यहां वही लिखा है, देखो ऊपर, सही बात है, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, इस तरीके से ग्रो नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी नीचे भी आएगा, इस तरीके से ग्रो होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए इकोनॉमी, ठीक है। तो बच्चों, ये था सेकेंड पॉइंट अगेन, ओके। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में लिखा नहीं है वैसे मॉड्यूल में, बट मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज दिमाग में रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, ठीक है। हम लोग बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो रहे बट हम लोग स्टेबली ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। यस, अच्छा अच्छा, थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? वेरी इंटरेस्टिंग। देखो थर्ड पॉइंट में यहां लिखा है चूजिंग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा बच्चों, अब यहां पे आपको थोड़ा फोकस करना है, बिकॉज अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये चीज क्लियर ही नहीं होती है एंड तक, और फिर वो स्ट्रगल करते हैं ये दोनों भी टर्म्स को समझने में, ठीक है। देखो बच्चों, मैं आपको ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इनके पास बहुत सारे टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है। मान के चलो कि कोई भी चीज को करने के बहुत सारे हथियार होते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने हिसाब से अलग अलग टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है, जिससे वो इन्फ्लेशन और ग्रोथ को बैलेंस कर सके, ठीक है। अच्छा, इसके दो टाइप्स कौन से? इसके अगेन दो टाइप्स है, एक है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स स्मॉल ए, एंड स्मॉल बी इज इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स।
एग्जैक्टली इन दोनों में फर्क क्या है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में तो हम लोग ऑफकोर्स डिस्कशन करने ही वाले हैं, तो ये डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले बच्चों भी। बट पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या फर्क होता है। इट्स वेरी इजी। ठीक है बच्चों, मान के चलो सपोज आपको हेडेक हो रहा है, सही है। अगर सपोज किसी को हेडेक हो रहा है तो क्या करना चाहिए? हेडेक हो रहा है तो बुखार की गोली खानी चाहिए या सिर्फ सर दर्द की गोली खानी चाहिए? ठीक है, तो आंसर इज अरे यार सिर्फ सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द की गोली खाओ। ठीक है, अगर मान के चलो आपका स्टमक एक कर रहा है, पेट दुख रहा है, ओके, तो अगर स्टमक एक हो रहा है, पेट दुख रहा है, तो सिर्फ पेट दर्द की गोली खाओ। सही बात है। अगर मान के चलो सपोज हेडेक पे हेडेक की गोली खाई जाती है, स्टमक एक पे स्टमक एक की गोली खाई जाती है, तो इसका मीनिंग ये है कि हम लोग डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं? डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो डायरेक्टली उस एरिया पे ही टारगेट करते हैं जिस एरिया पे टारगेट करने की जरूरत है। ठीक बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेडेक की गोली जो है वो हेड पे ही टारगेट करेगी, स्टमक एक की गोली जो है वो स्टमक पे टारगेट करेगी। ठीक है, तो बच्चों ये अगर मान के चलो मैं हेडेक के लिए हेडेक की गोली ले रहा हूं, स्टमक एक के लिए स्टमक एक की गोली ले रहा हूं, स्टमक की गोली ले रहा हूं, तो इसका मीनिंग ये है कि मैं डायरेक्टली जहां पे प्रॉब्लम है उस पे ही मैं इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एग्जैक्टली आरबीआई भी वैसी करेगी। ठीक है, तो बच्चों देखो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होगा, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्टली टारगेट करती है उन एरियाज पे जहां प्रॉब्लम है। ठीक है, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर। ठीक है, अच्छा बच्चों अगर एग्रीकल्चर को लोन नहीं मिल रहा है तो एग्रीकल्चर को लोन ज्यादा मिलना चाहिए, ये चीज कौन इंश्योर करेगी? आंसर इज अगेन आरबीआई। ठीक है, या फिर सपोज एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, एमएसएमईज। ठीक है, तो एमएसएमई जो है इनको अगर लोन कोई दे नहीं रहा है तो यहाँ पे इनको लोन मिलना चाहिए, इनको लोन मिलना चाहिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर को बिलोंग करता है, तो ये कौन इंश्योर करेगा? आंसर इज आरबीआई। ठीक है, अच्छा एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट सेक्टर को लोन देना चाहिए, इसके लिए भी कौन इंश्योर करेगा कि इनको सही तरीके से लोन मिल रहा है? आंसर इज आरबीआई। तो बच्चों देखो यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को इंस्ट्रक्शन देती है कि देखो आपको लोन का कुछ परसेंटेज इनके ऊपर भी रखना है, मतलब अगर आप 100 रुपए का लोन बिजनेसेस को दे रहे हो तो इसमें से कम 10% का लोन एग्रीकल्चर को दो, एमएसएमईज को दो, एक्सपोर्ट को दो। अगर ऐसा फिक्स हो गया है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफिक एरिया पे टारगेट कर रही है जहां पे टारगेट करने की जरूरत है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे नहीं बोल रही कि आप सारे बिजनेस को लोन दो। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोल रही है, देखो प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, एमएसएमई को, एक्सपोर्ट सेक्टर को लोन नहीं मिल रहा है, तो आप इनको लोन दीजिए। तो ये हो गया डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, मतलब जहां तकलीफ है वहीं पे हम लोग उसको ही वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सर दर्द की तकलीफ है तो मैं बुखार की गोली नहीं लूंगा जो पूरे बॉडी पे इफेक्ट करेगी। ठीक है, सर दर्द की तकलीफ है तो मैं अगेन सर दर्द वाली ही गोली लूंगा। एग्जैक्टली यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा था बच्चों, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं। व्हाट इज इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट? बच्चों इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में पूरे इकोनॉमी पे इसका असर होता है, कोई स्पेसिफिक सेक्टर को हम लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है डिफरेंस डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में। अब आप लोग क्या करोगे, पहले नोट कर लो आप ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, ये नीचे जो अभी एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया था वो भी आप नोट कर लो, फिर हम लोग धीरे धीरे डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक बात है। सो बच्चों दिस इज समथिंग यू ऑल मस्ट नोट। ओके, ये एग्जाम्पल बच्चों एमयू नोट है, बिकॉज अगेन एग्जाम में कोई आपको नहीं पूछेगा कि कंट्रोल ग्रोथ की जरूरत क्यों है, बट ऑफकोर्स ये चीज आपको पता नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कोई भी चीज को रट्टा नहीं मारना चाहिए बच्चों, हम लोगों को समझ के लेना हर एक चीज को, इसलिए ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। राइट, ओके, तो बच्चों अगर ये सारे पॉइंट्स आपने लिखे हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करती है। ठीक है बच्चों, यहां पे अब मैं आपको एक छोटा सा यूनिक एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, एनालॉजी दूंगा, और उसके बाद हम लोग डिटेल में जाके हर एक टर्म को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक बात है? यस यस। तो बच्चों चीजों को आसान करने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक सा एग्जाम्पल है, और ये चीज से आपको बहुत आसानी से कॉम्प्लिकेटेड स्टफ जो है वो समझ में आएगा। ठीक बात है। तो देखो बच्चों यहाँ क्या लिखा है, हाउ आरबीआई मैनेजेस क्रेडिट। ठीक है, इसको हम लोग क्रेडिट कंट्रोल भी बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो आराम से आप लोग पहले समझ लो कि एग्जैक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है
वो किस तरीके से अपने कंट्री में क्रेडिट को कंट्रोल करती है। क्रेडिट को कंट्रोल करना मतलब जो मनी का सप्लाई है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम लोग सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, ठीक बात है। यहाँ क्या लिखा है, कंट्रोल्स मनी सप्लाई, ऑब्वियसली। तो कौन डिसाइड करती है कि अपने कंट्री में कितना मनी का सप्लाई होना चाहिए? आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही पैसे छापती है, तो इनके कंट्रोल में होता है पैसों को छापना और पैसों का सप्लाई भी इनके कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पैसे छापती है वो कमर्शियल बैंक्स की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को पैसे देने के बाद अब कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, इकोनॉमी में लोगों को लोन दिया जाता है, यहाँ वही लिखा है, गिव्स लोन टू जनरल पब्लिक। और ये इकोनॉमी में पैसे जाने के बाद में अगर मान के चलो हम जैसे लोग लोन लेते हैं बैंक से, तो इसके बाद हम लोग लोन से खर्च करते हैं पैसों को, तो स्पेंडिंग होता है उसके बाद, ठीक बात है। तो जो आपको ये साइकिल, ये फ्लो आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले आएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पैसे छापती है, ये जितना ज्यादा पैसा छापेगी उतना ज्यादा पैसा मिलेगा कमर्शियल बैंक्स को, और कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा पैसा लोन देने के लिए, तो ये लोग लोन ज्यादा देंगे, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में खर्चे भी बढ़ेंगे क्योंकि लोग लोन लेके पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लो आपको दिमाग में रखना है। ओके, अच्छा बच्चों देखो, ये जो एग्जैक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो काम है ना, ठीक है, ये हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं? सो देयर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। ठीक है, तो आप लोग ये स्टोरी को दिमाग में रखना। ओके, तो यहाँ लिखा देखो, कंसीडर दिस एनालॉजी। एग्जैक्टली क्या होता है, मान के चलो बच्चों एक विलेज है, ठीक है, एक विलेज है, ओके, और विलेज जो है इसको पानी की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे एक मैंने रिवर को ड्रॉ किया, ठीक है, तो जो यहाँ लिखा है अ फ्लोइंग रिवर। मान के चलो एक नदी है जिसका बहाव बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि नदी का बहाव बहुत ज्यादा है, तो अगर नदी का पानी डायरेक्टली विलेज में आ जाएगा तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी और बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए नदी को विलेज से थोड़ा अलग हम लोग कर रहे हैं, एक डैम बना के, ठीक बात है। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक डैम बीच में बनाया गया है, और ये डैम से क्या होता है, डैम से नदी का पानी जो है वो कितना विलेज में एंटर होगा और कितना नहीं होगा, ये सब कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजों को आपको दिमाग में रखना है। फर्स्ट इज द फ्लोइंग रिवर, बहती हुई नदी है, ठीक है, दूसरा है डैम जो एक्चुअली पानी के बहाव को कंट्रोल कर रहा है, और तीसरा है विलेज। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है डैम टू कंट्रोल द वाटर सप्लाई, अ फ्लोइंग रिवर एंड द विलेज। अब देखो बच्चों एग्जैक्टली क्या होता है, अपने कंट्री में भी ऐसा ही कुछ होता है। बच्चों ये देखो, ये डैम का इंजीनियर क्या करेगा, ये डैम का इंजीनियर जो है ना वो पानी के बहाव को कंट्रोल करता है। अगर सपोज मान के चलो गांव में बिल्कुल पानी नहीं है, ठीक है, अगर गांव में बिल्कुल पानी नहीं है और गांव में सूखा आ गया, ठीक है, और पानी की बहुत जरूरत है एग्रीकल्चर के लिए, लोगों को पानी की बहुत जरूरत है, तो क्या होगा, ये डैम का इंजीनियर क्या करेगा, डैम का इंजीनियर डैम के गेट को खोलेगा, और जैसे ही वो डैम के गेट को खोलेगा अब विलेजर्स के पास अच्छा खासा पानी अवेलेबल है, ठीक है, और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान के चलो बहुत ज्यादा ऑलरेडी बारिश आ रही है, तो क्या करना चाहिए, अगर ऑलरेडी बारिश आ रही है और डैम का गेट और ओपन करेगा डैम का इंजीनियर, तो क्या होगा, पानी का बहाव बहुत बढ़ जाएगा, तो जिससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब डैम का इंजीनियर जो है वो डैम के गेट को बंद कर देगा, जिससे पानी का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। तो देखो बच्चों, पानी बहुत ज्यादा विलेजर्स के पास अगर है तो ये निगेटिव पॉइंट है, और अगर बहुत कम पानी है तो ये भी बुरी बात है। तो पानी का बहाव मेंटेन करना जरूरी है, ठीक बात है। तो डैम का इंजीनियर क्या करता है, डैम का इंजीनियर जरूरत के हिसाब से, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, जरूरत के हिसाब से डैम का इंजीनियर डैम के गेट या तो ओपन करेगा नहीं तो बंद करेगा, देखेगा वो सिचुएशन क्या है, पानी की जरूरत है तो गेट ओपन कर दो, पानी बहुत ज्यादा ऑलरेडी है तो गेट को बंद कर दो। इसी तरीके से अपने कंट्री में मनी के सप्लाई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करती है, ठीक है, जैसे कि पानी के बहाव को डैम का इंजीनियर कंट्रोल कर रहा था, उसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी कंट्री में मनी के सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो बच्चों देखो कितना सिमिलर एग्जांपल हो गए, हम लोग कितना इसको एकदम अलाइक यहाँ पे मान सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे इस मेटाफोर को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज को हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वाटर सप्लाई को हम लोग अपने इकोनॉमी में पैसों के सप्लाई से मेजर कर सकते हैं, हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वाटर सप्लाई है वैसे हम लोग अपने कंट्री में मनी के सप्लाई को उसका इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा जो इंजीनियर है डैम का, जो डैम के गेट को बंद और चालू रख रहा था, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस डैम के इंजीनियर जैसा है जो गेट को चालू और बंद रख रहा है।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ऐसी करते हैं बच्चों। अगर मान के चलो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि अपने कंट्री में ग्रोथ बहुत स्लो हो चुका है, तो मनी का सप्लाई बढ़ाती है, जिससे ग्रोथ और बढ़ेगा। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि ग्रोथ ऑलरेडी बहुत हो चुका है, जिससे महंगाई आ रही है, तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी के सप्लाई को कम कर देगी। डैम के इंजीनियर के जैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है, ठीक है। अच्छा, गेट्स ऑफ द डैम, बच्चों डैम के जो गेट्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग पानी के बहाव को कंट्रोल कर रहे हैं, ये होते हैं टूल्स यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल क्रेडिट। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे हथियार हैं। ये सारे टूल्स अब मैं आपको समझाने वाला हूं डिटेल में। हम लोग एक एक करके हर एक टूल को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने देश में मनी और क्रेडिट को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, ठीक है। अच्छा, और विलेज, विलेज मतलब बच्चों ये इकोनॉमी की तरह है, ठीक है। तो विलेज को हम लोग अपने कंट्री के इकोनॉमी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये आसान से एग्जाम्पल से एटलीस्ट पिक्चर क्लियर हो गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जैक्ट काम क्या होता है, ठीक बात है बच्चों। अब हम लोग फोकस करेंगे टूल्स पे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे कैसे अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने देश में मनी के सप्लाई को, क्रेडिट को कंट्रोल करती है, ठीक बात है। तो अगर आप लोग चाहो तो ये चीज नोट भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये चीज जो है वो आपको समझ में आना चाहिए, तो आप नोटबुक में इसको कॉपी भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो अगर ये आपने नोट कर लिया है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग टूल्स को डिटेल में अब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बच्चों जितने भी सारे टूल्स है, ये सारे के सारे चीजों को हम लोग पहले एमयू नोट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप एमयू नोट्स लिख सकते हो, अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली फेयर नोट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए एमयू नोट्स भी आपको लिखना चाहिए, तब आप नोट कर सकते हो एमयू नोट्स भी, बट दिस इज अगेन नॉट कंपल्सरी, बिकॉज मैं बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो ऑलरेडी फेयर नोट्स में कवर कर चुका हूं, ठीक है। सो दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये सब्जेक्टिव है, ये हर एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक बात है। तो बच्चों हम लोग अब एक एक करके सारे टूल्स को डिस्कस करते हैं, और ये वो सारे हथियार हैं जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने कंट्री में मनी के सप्लाई को मैनेज करती है, ठीक है। तो बच्चों सबसे फर्स्ट जो टूल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस चीज को यूज करती है वो है CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। बच्चों इसके पहले के एक लेक्चर में मैंने आपको CRR के बारे में बताया भी था, ठीक है। एक बार फिर से क्विकली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एग्जैक्टली CRR का कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। बच्चों अगर आपको याद है कि इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से बताया था, तो आपको बहुत सही तरीके से समझ में आएगा। बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल ऐसा दिया था कि मान के चलो सपोज कि अगर फादर पैसे सेव नहीं करता है, तो इमरजेंसी में, मेडिकल इमरजेंसी में अगर सन के इलाज के लिए पैसे चाहिए तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ग्रैंडफादर फादर को एक राय देता है, वो ये है कि जब भी कुछ पैसे कमाओगे तो कुछ पोर्शन मेरे पास रखना, ठीक है। ये पैसे आपके ही है, ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं फादर को, पैसे आपके ही है, बट जब भी कुछ पैसा कमाओगे तो उसमें से कुछ पोर्शन मेरे पास रखना, ठीक है। और ये पैसे मैं आपको दूंगा जब सच में आपको पैसों की जरूरत होगी तब, ठीक है। बच्चों एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ होता है कमर्शियल बैंक के साथ भी, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलती है, वेरी सिंपल, ठीक है। बच्चों देखो कमर्शियल बैंक्स को जब भी कस्टमर से डिपॉजिट का पैसा मिलता है, ठीक है, जब कभी भी कमर्शियल बैंक को कस्टमर से डिपॉजिट का पैसा मिलता है तो उसका कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो अलग निकाल के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना पड़ता है। दिस इज नथिंग बट CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, देखो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। मान के चलो एग्जाम्पल में सपोज हम अज्यूम कर रहे हैं कि CRR 6% है, ठीक है। तो अगर सपोज किसी कस्टमर ने 1000 रुपए जमा किए हैं, बैंक को 1000 रुपए दिए, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इसका मीनिंग ये निकलेगा कि 1000 का 6% जो है ये आरबीआई के पास अब जमा करना पड़ेगा बैंक को, ठीक बात है। मतलब बेसिकली 60 रुपीज जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आपको जमा करना पड़ेगा। क्यों ऐसा, बिकॉज बच्चों देखो ये 60 रुपए जो है ना वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभाल के रख रही है पैसे ये कमर्शियल बैंक की, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यही पैसों को संभाल के रखेगी। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रही है कि आप ये 60 रुपीज को अभी फिलहाल यूज नहीं कर सकते हो, जब बहुत ज्यादा अर्जेंट पैसों की जरूरत होगी, जब लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा, जब बहुत सारे इश्यूज आएंगे, तभी कमर्शियल बैंक अपने ये 60 रुपीज को जो रिजर्व रखा है आरबीआई के पास, ये अब उनसे मंगवा के लेगी। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ CRR। बहुत आसान है, इसको हम लोग पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके तो बच्चों यहां पे लिखा है CRR का पूरा लॉजिक, ठीक है। इट इज फ्रैक्शन ऑफ NDTL। फ्रैक्शन ऑफ NDTL मतलब
नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। बच्चों इसमें डिमांड और टाइम लायबिलिटीज दोनों भी हमें इंक्लूड करना है। यानी कि देखो, अगर हम लोग बैंक में जाके पैसे जमा करते हैं तो बैंक में जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं पैसा, ये या तो टाइम डिपॉजिट हो सकता है, नहीं तो डिमांड डिपॉजिट हो सकता है। बच्चों अगेन इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको ये दोनों भी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाया था। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या? डिमांड डिपॉजिट में आएगा कासा। कासा यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का पैसा। ये सब डिमांड डिपॉजिट का एग्जाम्पल है जो कस्टमर कभी भी डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो ये पैसा रहो डिपॉजिट का, चाहे टाइम लाइबिलिटीज रहो। टाइम लाइबिलिटीज यानी कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो ये टाइम लाइबिलिटीज के केसेस में आएंगे यहाँ पे। तो बच्चों डिमांड डिपॉजिट एज वेल एज टाइम डिपॉजिट का टोटल करना है, और बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आता है इसका कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज बैंक आरबीआई के पास जमा करेगी। दिस इज नथिंग बट सीआरआर। ठीक है, तो यहां लिखा है एप्लीकेबल ओनली टू बैंक्स नॉट टू एनबीएफसीज। बच्चों ये कॉन्सेप्ट एनबीएफसीज को एप्लीकेबल नहीं है। एनबीएफसीज क्या होते हैं? एनबीएफसीज आर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, तो एनबीएफसीज जो है ना बच्चों, ये वो कंपनीज होते हैं जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज बजाज फाइनेंस। ठीक है बच्चों, एनबीएफसीज फाइनेंस के बिजनेस में होते तो है, ठीक है, बट एनबीएफसीज का यहाँ पे फाइनेंस का जो काम होता है ना, इनको बैंक का लाइसेंस नहीं मिलता है। ठीक है, बैंक्स किसको बोलते हैं? बैंक्स वो होते हैं जिनको फाइनेंस के बिजनेस में काम करने के लिए बैंकिंग लाइसेंस की जरूरत होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैंक में आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्सिस बैंक आएगा, ओके, आईसीआईसीआई बैंक आएगा। तो ये सारे बैंक है क्योंकि इनके नाम में बैंक है और इन्हें बैंकिंग लाइसेंस मिला है। तो एनबीएफसीज जो होते हैं, जो फाइनेंस के बिजनेस में ही होते हैं, बट इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्हें बैंकिंग लाइसेंस नहीं दे रही है। तो ये एग्जैक्टली जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गए, ऐसे एनबीएफसीज को सीआरआर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। सो सीआरआर कॉन्सेप्ट इज प्योरली एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली टू कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कैलकुलेशंस हैज टू बी डन फोर्टनाइटली, यानी कि 15 दिन में, 15 डेज में इसके कैलकुलेशंस होते हैं। सही है, मतलब क्या होता है? मतलब हर 15 दिन में सीआरआर का पैसा जमा करके देना पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई को। सही बात है। सो दिस इज हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सीआरआर विल वर्क। अच्छा बच्चों, अब यहां पे मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीआरआर को बढ़ा दिया तो क्या होगा? ठीक है, देखो बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है सीआरआर के परसेंटेज को ऑब्वियसली। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगेन फिर से मैं बता रहा हूं, ये उस डैम के इंजीनियर जैसी है जिसके कंट्रोल में होता है गेट से मनी के सप्लाई को, सॉरी वाटर के सप्लाई को कम करना है या बढ़ाना है। वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग हथियार का इस्तेमाल करते हुए अपने देश में मनी के सप्लाई को बढ़ाना है या कम करना है, ये डिसाइड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मान लो सीआरआर को बढ़ाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर सीआरआर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? इसका मीनिंग ये है कि अब कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास ज्यादा पैसे जमा करके रखने पड़ेंगे। तो अगर सीआरआर बढ़ता है तो इसका मीनिंग ये होगा कि कमर्शियल बैंक्स जो है इनके पास पैसे कम बचेंगे लोन देने के लिए। सही बात है। क्यों पैसे कम बचेंगे? क्योंकि ज्यादा पैसे इन्हें आरबीआई के पास जमा करना पड़ रहा है। तो अगर कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे कम होते तो ये लोग लोन कम देंगे आगे। ठीक है, अगर ये लोग लोन कम देंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली मनी का सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स गिर जाएंगे। ठीक है, बिजनेस ज्यादा लोन नहीं ले रहा है तो इन्वेस्टमेंट्स गिर जाएंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट्स गिरेंगे बच्चों तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑटोमेटिकली लोगों का इनकम कम हो जाएगा। ठीक है, डिमांड कम हो जाएगा, और अगर डिमांड कम हो जाता है तो चीजों की कीमत भी गिर जाएगी, प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। तो अगर महंगाई बहुत बढ़ गई है, सपोज मान के चलो अपने देश में इन्फ्लेशन जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या होगा? ऐसे केसेस में सीआरआर को बढ़ाना चाहिए। ओके, तो अगर मान के चलो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई क्या करेगी? सीआरआर को बढ़ाएगी। वही अगर मान के चलो आरबीआई को लग रहा है कि अपने कंट्री में बहुत स्लो हो रहा है ग्रोथ और ग्रोथ को बढ़ावा देना है, तो ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा? सीआरआर को कम कर दो। ठीक बात है, पूरा उल्टा इफेक्ट हो जाएगा इसका। अगर सीआरआर कम हो गया मतलब अब कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा पैसे आरबीआई के पास नहीं रखना है, तो इनके पास पैसे ज्यादा बचेंगे लोन देने के लिए, तो ये मनी इनके पास ज्यादा रहेगा, लोन ज्यादा दे सकते हैं, तो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, ज्यादा लोगों को जॉब दे सकते हैं, इनकम बढ़ेगा तो लोगों का, और डिमांड भी बढ़ेगा और चीजों की कीमत भी बढ़ेगी। तो इस हिसाब से ग्रोथ भी होगा और प्राइसेस भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिचुएशन को देख के क्या करना चाहिए वो सब डिसाइड करती है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीआरआर। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज वेरी सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं।
हम लोग एमई नोट से पहले 2-3 पॉइंट्स को समझ लेते हैं और फिर हम लोग फेयर नोट से उसको एक बार पढ़ लेते हैं। फेयर नोट्स मतलब ये मॉडल का लैंग्वेज है बच्चों, एग्जाम में ऑब्वियसली आपको फेयर नोट से लिखने होंगे, ठीक है। तो एमई नोट्स तो ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके, बार बार मैं वही बोल रहा हूं आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ओके, यस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एग्जैक्टली SLR किस तरीके से वर्क करता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों देखो, SLR का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको एकदम छोटी सी कहानी बोलता हूं और कहानी से आपको 100% ये कॉन्सेप्ट बहुत सही तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। मान के चलो सपोज एक डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली ये डायबिटिक पर्सन जो है ना, इसको मीठा खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया, बट क्या होता है देखो, ये डायबिटिक पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रूम में बंद कर देते हैं और उस रूम में चॉकलेट केक के साथ उसको बंद किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये तो बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो गया। डायबिटिक पेशेंट है, उसको शुगर का इंटेक ज्यादा लेना डॉक्टर ने मना किया है, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग उसको रूम में चॉकलेट केक के साथ, उसका फेवरेट है चॉकलेट केक, ठीक है, चॉकलेट केक के साथ हम लोग उसको बंद करते हैं। बच्चों अब देखो क्या होगा, चॉकलेट केक उसको बहुत पसंद है बट उसको खाना नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने उसको मना किया है चॉकलेट केक खाने के लिए। अब क्या होता है, अब है ना, वो सपोज अगर हम लोग उसको 4 घंटे रूम में बंद करते तो क्या होगा, वो क्या करेगा, 1 घंटा कुछ भी नहीं करेगा, एक घंटा मान के चलो कंट्रोल कर रहा है, चॉकलेट केक को देख तो रहा है बट खाएगा नहीं, ठीक है। फिर क्या करेगा वो, हो सकता है कि शायद वो सोचे कि यार थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करने से क्या ही हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा टेस्ट करता है वो, ओके। बट फिर बाद में उसको कंट्रोल ही नहीं होता है, वो इतने टाइम तक रूम में अकेला चॉकलेट केक के साथ नहीं रह सकता है बच्चों। ऐसा बिल्कुल होगा कि ही विल बी टेम्प्टेड टू ईट दैट केक, और ऐसा बिल्कुल होगा कि जब तक उसको हम लोग अनलॉक करेंगे तब तक तो उसने पूरा केक खत्म कर दिया, ठीक है बच्चों। ऐसा ही कुछ हो सकता है कमर्शियल बैंक्स के साथ, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल कैसे लिंक कर रहा हूं, देखो यहाँ पे आपको एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं बच्चों। देखो कमर्शियल बैंक है, सही है, कमर्शियल बैंक, राइट। और यहां पे कमर्शियल बैंक क्या करेगी, देखो कमर्शियल बैंक को पैसा मिलता है डिपॉजिट का, और कमर्शियल बैंक ये पैसा लोन के लिए यूज करती है, सही बात है। अच्छा अब क्या होता है बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बोलना क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बोलना ही है कि जब कभी भी कस्टमर आपको कुछ पैसे डिपॉजिट करता है, जैसे कस्टमर ने पैसे डिपॉजिट किया, आप उसमें से कुछ परसेंटेज मेरे को दो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दो, इसको हम लोग CRR बोलेंगे, ठीक है। अच्छा तो देखो कमर्शियल बैंक क्या करती है, डिपॉजिट का कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज RBI के पास जमा करती है, दैट इज CRR, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। SLR क्या होता है बच्चों, SLR जो है इसके हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कमर्शियल बैंक्स को बोलती है कि जब भी आपके पास डिपॉजिट का पैसा आएगा, कैश आएगा, मनी आएगा, तो अब आप लोग इसमें से कुछ परसेंटेज खुद के पास ही रखो, बट आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक बात है। फिर से बता रहा हूं, अगर सपोज देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है बच्चों। देखो डिपॉजिट का पैसा अगर कमर्शियल बैंक को मिलता है, सपोज 1000 रुपए का डिपॉजिट आया है कमर्शियल बैंक को, किसी ने पैसा डिपॉजिट किया कमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपए का, ठीक है। और सपोज SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है 20%, ठीक है। तो बच्चों ये 20% किसका है, ये 20% दिस इज फ्रैक्शन ऑफ NDTL, अगेन वही डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज का 20% जो है वो क्या करना है, वो अब ये 20% जो है अलग रखना है, खुद के पास ही रखना है, ठीक है। देखो बच्चों आपको ये चीज समझ में आ रही है, CRR में क्या हो रहा था और SLR में क्या हो रहा है। CRR में जो भी डिपॉजिट्स है इसका कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज RBI के पास जमा करके रखना पड़ता है, बट दिस इज नॉट द केस विद SLR। SLR के केस में क्या करना है, वेरी इजी, SLR के केस में पैसा आपको आपके पास ही रखना है, कमर्शियल बैंक्स को खुद के पास ही ये पैसा रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 20% कितना होता है, 200, ठीक है। तो ये 200 रुपए जो ना ये कमर्शियल बैंक्स को खुद के पास ही रखना है। बट अगेन बच्चों अगर कमर्शियल बैंक्स को खुद के पास ही पैसे रखने को बोला जाए और उन्हें ये बोला जाए कि पैसों को लोन के लिए यूज मत करो, इसका मीनिंग ऐसे ही होगा कि हम लोग डायबिटिक पेशेंट को एक रूम में बंद कर रहे हैं चॉकलेट केक के साथ और उसको बोल रहे हैं चॉकलेट केक है, खाना नहीं है। कमर्शियल बैंक्स के साथ वैसे तो हो रहा है, पैसे आपके पास रखो बट यूज मत करो, ठीक है। तो ये चीज जो है ना कमर्शियल बैंक के लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर कमर्शियल बैंक के हाथ में पैसा है, दे विल बी टेम्प्टेड टू गिव इट एज लोन, सही बात है, उनको पैसे कमाने, यार नाम में कमर्शियल है, कमर्शियल बैंक जो होते हैं ना इनके नाम में ही कमर्शियल है, इनको पैसे कमाने होते हैं। तो अगर आप लोग बोलोगे, अगर RBI बोलेगी कमर्शियल बैंक्स को देखो इतना परसेंट 20% आप लोग क्या करो, आप लोग खुद के पास ही रखो, तो यहां पे क्या होगा प्रॉब्लम, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हो सकता है कि ये चीज को सही तरीके से फॉलो ना करें,
इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बोलना क्या होता है, आरबीआई बोलते हैं देखो अगर 20% एसएलआर है तो आपको 1000 में से 200 रुपए खुद के पास रखने हैं, बट आप खुद के पास पैसों को जितना हो सकता है उतना मत रखो, उसको थोड़ा कन्वर्ट करो कोई दूसरे एसेट में, मतलब मनी के फॉर्म में मत रखो, आप हो सकता है तो उसको गोल्ड में, बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर लो, कैश में भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं रख सकते हो, बट आप लोग अगर गोल्ड में या बॉन्ड्स में उसको कन्वर्ट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा क्यों? देखो बच्चों, अगर मान के चलो आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक्स के पास आए हैं, इसका अगर 20% एसएलआर है सपोज, तो 200 रुपए अगर कमर्शियल बैंक्स ने 200 रुपए को कन्वर्ट कर दिया बॉन्ड्स में या गोल्ड में, तो देखो गोल्ड या बॉन्ड्स में अगर हम लोग कन्वर्ट करते तो वो पैसा जो ना आसानी से लोन देने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। दिस इज द लॉजिक, ठीक बात है। तो दो चीजें आपको फिर से बता रहा हूं जो आपको दिमाग रखनी है। सीआरआर में क्या होता है, सीआरआर में डिपॉजिट का पैसा आया, अब इसका कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज जो सीआरआर का परसेंटेज है वो आपको आरबीआई के पास जमा करना है, ठीक है। अच्छा, और एसएलआर में क्या होता है, एसएलआर में डिपॉजिटर्स का पैसा आया, इसमें से स्पेसिफिक परसेंटेज आपको पैसा खुद के पास रखना है, और हो सके तो कैश में मत रखो, इसको बॉन्ड्स में, गोल्ड में कन्वर्ट कर लो, ताकि आप लोग ज्यादा टेम्प्टेड फील ना करें ये पैसों को लोन में देने के लिए, जल्दी से यूटिलाइज ना करें। दैट इज द लॉजिक, ठीक है। तो ये कमर्शियल बैंक्स खुद के पास रखते हैं विद कमर्शियल बैंक्स, वही लिखा है, ओके। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एसएलआर, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत सही तरीके से समझ में आ गया बच्चों। डिफरेंस दिमाग में रहना चाहिए, देयर इज डिफरेंस बिटवीन अगेन सीआरआर एंड एसएलआर, ओके। चलो ठीक है। अच्छा बच्चों, अब वापस हम लोग ये भी सीखते हैं, ये भी समझते हैं कि क्या होगा अगर एसएलआर को आरबीआई बढ़ाती है, ठीक है। तो बच्चों देखो, जैसे सीआरआर का लॉजिक है ना, उसी तरीके से एसएलआर का लॉजिक होगा। अगर एसएलआर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया तो क्या होगा बच्चों, एसएलआर अगर आरबीआई बढ़ाती है तो बेसिकली आरबीआई बोल रही है कमर्शियल बैंक्स को, देखो आप डिपॉजिट में से ज्यादा पैसा खुद के पास रखो, कम पैसा आप लोन दे सकते हो। ऑब्वियसली एसएलआर बढ़ेगा, मतलब मनी जो है लोन देने के लिए जो रहेगा कमर्शियल बैंक्स के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसा रहेगा ना, ये कम हो जाएगा, तो कमर्शियल बैंक्स लोन कम देंगी, वापस वही साइकिल रिपीट होने वाला बच्चों। लोन अगर कम देंगी तो क्या होगा, वेरी सिंपल, बिजनेसमैन लोन कम लेगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, और अगर डिमांड कम होगा तो प्राइस कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन गिर जाएगा, और ग्रोथ भी कम हो जाएगा। तो ये सारे चीजें जो है वो एक के बाद एक फॉलो होंगे अगर एसएलआर को चेंज किया है आरबीआई ने। तो देखो बच्चों, आपको एक चीज समझ में आ गई, बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इन्फ्लेशन को कम करने का और इन्फ्लेशन को बढ़ाने का बटन है, और वो बटन को ऑन ऑफ करते ही पूरी इकोनॉमी पे इसका असर होता है, ठीक है। सो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। सीआरआर और एसएलआर दो टूल्स है जिसके थ्रू आरबीआई मनी को मैनेज करती है, और भी बहुत सारे टूल्स है। देखते हैं नेक्स्ट टूल कौन सा है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया बच्चों, आपको डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट? यस। सो बच्चों, अगला जो टूल है, अगला जो हथियार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं एलएएफ। एलएएफ स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये क्या होता है? देखो बच्चों, ये एलएएफ का जो फैसिलिटी है ये 2000 इस ईयर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहां लिखा है देखो, इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2000। ओके बच्चों, एलएएफ के एक्चुअली दो पार्ट्स है, ये दोनों भी पार्ट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूं। एलएएफ के दो पार्ट्स क्या है, एक होता है रेपो ऑक्शन और दूसरा होता है रिवर्स रेपो ऑक्शन। और बच्चों, एलएएफ जो होता है ना, ये कुछ अराउंड 1 से लेके 14 दिन तक का ही इंस्ट्रूमेंट होता है, बेसिकली 2 हफ्तों का मैक्स टू मैक्स ये इंस्ट्रूमेंट होता है। तो एग्जैक्टली ये किस तरीके से वर्क करेगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, रेपो रेट या रेपो ऑक्शन ये एग्जैक्टली क्या होता है, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। बच्चों, रेपो ऑक्शन में क्या होगा, रेपो ऑक्शन में आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रही है। प्लीज ध्यान से सुनना, कौन किसको लोन दे रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेपो ऑक्शन मतलब क्या, रेपो ऑक्शन यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिस रेट पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया है, इस रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट या फिर रेपो ऑक्शन। वेरी इजी। देखो बच्चों, क्या होता है, नॉर्मली कमर्शियल बैंक जो है ना वो आरबीआई के पास जाती है, पैसों की जरूरत होती है तब, ठीक है। तो आरबीआई क्या बोलती है, आरबीआई बोलती है देखो हम आपको लोन देंगे बट आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कोई भी चीज फ्री नहीं होती बच्चों, इन दिस वर्ल्ड देयर आर नो फ्री लंचेस। तो अगर मान के चलो कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत है, ये भागेगी आरबीआई के पास।
आरबीआई को बोला जाएगा कि सर प्लीज लोन दीजिए, तो आरबीआई क्या बोलेगी? आरबीआई बोलेगी देखो हम आपको लोन देंगे, ठीक है, बट आपको कोई ना कोई चीज गिरवी पे रखना पड़ेगा, मॉर्गेज रखना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को मॉर्गेज पे रखते हैं और सिक्योरिटीज को मॉर्गेज पे रख के लोन लेते हैं। अब ये लोन जो होता है ना बच्चों, ये काफी शॉर्ट ड्यूरेशन का लोन होता है, ठीक है। तो ये लोन जो है ये 1 से 14 दिन तक का होता है, यानी कि बेसिकली आप लोग ऐसा मान के चल सकते हो मैक्स टू मैक्स 2 वीक्स का लोन है। तो 2 हफ्ते में आपको पैसा रिटर्न करना ही पड़ेगा। अच्छा सर पैसा रिटर्न नहीं किया तो? बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये बैंकों की भी बैंक है, तो अगर आपने आरबीआई का पैसा डुबाया है तो आरबीआई तो बहुत कुछ कर सकती है। वर्स्ट के सिनेरियो में एक बैंक के साथ बुरा बुरा क्या हो सकता है, एक बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, इससे बुरी चीज और क्या होगी, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अच्छे खासे कंट्रोल मेजर्स होता है। तो आरबीआई क्या बोलती है कमर्शियल बैंक्स को, लोन लो, पैसों की जरूरत है, ठीक है, मैं आपको पैसे देने के लिए रेडी हूं, बट आपको ये पैसा 14 डेज मैक्स टू मैक्स में रिटर्न करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली यहाँ पे ये फ्री नहीं है बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेपो ऑप्शन जो है ये 5.75% है अगर, तो इसका मीनिंग क्या है, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 5.75%, ठीक बात है। तो इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ रेपो ऑप्शन विल वर्क। अच्छा बच्चों अब इसका एग्जैक्टली आप उल्टा कर दो, ठीक है। उल्टा मतलब क्या, उल्टा मतलब इसको हम लोग नाम देते हैं रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रेपो ऑप्शन, ठीक बात है। रिवर्स रेपो ऑप्शन में क्या होगा बच्चों, रिवर्स रेपो ऑप्शन जो है ना बहुत लोगों को जल्दी हजम ही नहीं होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूं, देखो एग्जैक्टली क्या होगा। आपने यहाँ पे इस चीज पे थोड़ा अच्छे से फोकस करना, रेपो रेट में कौन किसको लोन दे रहा है, रेपो रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रही है, बट ऐसा नहीं होगा रिवर्स रेपो रेट में। रिवर्स रेपो रेट में पूरा सिचुएशन रिवर्स हो गया, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है, देखो रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई लोन ले रही है, एरो देखो कहां से कहां जा रहा है, आरबीआई कहां से लोन ले रही है, कमर्शियल बैंक से लोन लेती है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन ले रही है, जी हाँ, कमर्शियल बैंक से, जी हाँ। बच्चों देखो अब है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज हजम नहीं होती, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसों की जरूरत क्यों है सर? बच्चों देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसों की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इसका पर्पस बहुत अलग होता है, मैं आपको पर्पस एक्सप्लेन करूंगा तब आपको ये चीज समझ में आएगी, ओके। देखो बट ये चीज बोलना गलत है कि आरबीआई को पैसों की जरूरत है इसलिए आरबीआई ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया, नो, आरबीआई को पैसों की जरूरत नहीं होती, आरबीआई खुद पैसे बना रही है, ठीक है। आरबीआई को पैसों की जरूरत होगी इसका मीनिंग ये होगा कि मैं मेरे घर से 1 लोटा पानी जो है समंदर में फेंक रहा हूं, समंदर को पानी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करके देता हूं, सी सेम इसी तरीके से वर्क करेगा बट इसको हम लोग सिचुएशन को पूरा उल्टा करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन लेगी कमर्शियल बैंक से, ठीक है, और ये अगेन 1 to 14 डेज के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटर्न कर देगी, ठीक बात है। अच्छा तो बच्चों ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और ऑफ कोर्स यहाँ पे कमर्शियल बैंक जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोन दे रहा है तो ये भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट का रेट 5.5% है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा बेसिक ऑब्जर्वेशन देखो बच्चों, आरबीआई जब लोन देती है तो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी, फिर से बता रहा हूं, जब कभी भी आरबीआई लोन देगी ना तो यहाँ पे रेपो रेट आ जाएगा, सही बात है, आरबीआई ने लोन दिया रेपो रेट, तो आरबीआई जब पैसे चार्ज कर रही है तो 5.75% आरबीआई को मिलेगा, ठीक है। बट आरबीआई जब लोन लेती है और पैसे रीपे करेगी तब रिवर्स रेपो ऑप्शन जो है वो पिक्चर में आ जाएगा, और रिवर्स रेपो ऑप्शन हमेशा रेपो ऑप्शन से कम ही होता है 5.5%, ठीक है। मतलब इसका ये है कि जब आरबीआई को पैसे देने की बारी आती है तो आरबीआई कम इंटरेस्ट देती है, आप लोग देख सकते हो 5.5%, और जब आरबीआई को पैसे मिलने की बारी आती है तो आरबीआई ज्यादा चार्ज करती है। सो आरबीआई इज वेरी इंटेलिजेंट ऑब्वियसली, ठीक है। तो बच्चों आपको ये चीज हमेशा दिमाग में रखना है दैट रेपो ऑप्शन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन रिवर्स रेपो ऑप्शन, क्योंकि आरबीआई जो है ये कभी भी खुद का नुकसान नहीं करेगी, ठीक है। तो आरबीआई एट द एंड ऑफ द डे आरबीआई का भले ऑब्जेक्टिव नहीं पैसे कमाने का, बट आरबीआई हमेशा प्रॉफिट में रहती है, ठीक बात है। अच्छा तो बच्चों ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आरबीआई लोन क्यों ले रही है, वेरी सिंपल। बच्चों इमेजिन करो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि कमर्शियल बैंक्स के पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं जिससे इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगेन डैम का इंजीनियर है, अगर मान के चलो गांव में पानी बहुत ज्यादा आता है तो डैम के गेट को बंद करना चाहिए, तो वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कमर्शियल बैंक्स को बोल रही है कि अगर आपके पास पैसा है ना आप हमें लोन दो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, पब्लिक को लोन मत दो।
क्योंकि अगर आप पब्लिक को लोन दोगे तो पब्लिक का इनकम बढ़ेगा। इनकम कैसे बढ़ेगा? अगेन वही साइकिल रिपीट हो रहा है बच्चों। बिजनेसमैन ज्यादा लोन लेगा, प्रोडक्शन करेगा, लोगों को इनकम देगा, लोगों को जॉब क्रिएट करके देगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे। तो प्राइसेस को अगर गिराना है, से प्राइसेस को गिराना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई लोन लेगी कमर्शियल बैंक से। इससे क्या होगा? इससे कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे कम बचेंगे, और जब पैसे कम बचे तो यू नो द ड्रिल बच्चों, ये आगे की कहानी आपको पता है। पैसे कम बचेंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्री में महंगाई कम हो जाएगी बच्चों। तो ये महंगाई कम करने के चक्कर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन लिया है। ऐसी बात नहीं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसों की जरूरत है, ठीक है? अगर आरबीआई को कभी भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो ये लोग पैसे छाप लेंगे यार, ठीक है? ओके, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आरबीआई को पैसों की जरूरत नहीं होती है। आरबीआई ये जानबूझ के कर रही ताकि वो मनी के सप्लाई को कंट्रोल कर सके, ठीक बात है? सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क बच्चों। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। कलेक्टिवली हम लोग रेपो ऑक्शन और रिवर्स रेपो ऑक्शन को बोलते हैं एलएएफ, ठीक है? एलएएफ का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत सही तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक बात है बच्चों। एलएएफ के बाद में अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लास्ट मतलब एक्चुअली और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बट 4 कॉन्सेप्ट्स के बाद में हम लोग फेयर नोट से थोड़ा पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे, ठीक बात है? फेयर नोट्स में थोड़ा मॉड्यूल को लैंग्वेज आता है और आपको वही लैंग्वेज यूज करना है, ठीक है? यस, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। यस बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट का नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आरबीआई के पास बहुत सारे हथियार है, तो एमएसएफ भी एक और हथियार है, ठीक है? तो जो एग्जैक्टली एमएसएफ का कॉन्सेप्ट बहुत आसान भाषा में यहां लिखा गया है, तो आपको ये पढ़ते ही बहुत इजीली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एमएसएफ किस तरीके से काम करता है, ठीक है? देखो बच्चों, नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, देखो पहले आप समझ लो अच्छे से, फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे। नॉर्मली कोई भी कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत है, ठीक है? अगर कमर्शियल बैंक है, ठीक है, और कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी? जाएगी आरबीआई के पास, और आरबीआई के पास जाके एलएएफ का फैसिलिटी यूज करेगी, ठीक है? एलएएफ फैसिलिटी अभी जो मैंने आपको बताया, ठीक है? और एलएएफ फैसिलिटी में रेपो ऑक्शन के थ्रू आरबीआई से लोन लिया जाता है। एलएएफ फैसिलिटी में रेपो ऑक्शन के थ्रू लोन लिया जाता है, और जैसे कि मैंने आपको भी बताया, ये लोन होता है 1 से 14 दिन के लिए, सही बात है ना? तो कमर्शियल बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक है, पैसों की जरूरत है, क्या करोगे? जाओ आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जाके उनको बोलो कि सर हमें 14 डेज के लिए लोन की जरूरत है, तो आरबीआई आपको लोन देगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट या रेपो ऑक्शन, ठीक है? ये मैंने आपको भी बताया। अच्छा, मान के चलो सपोज कमर्शियल बैंक्स बोल रही है आरबीआई को, सर हमें और पैसों की जरूरत है। बच्चों अब आप लोग ये चीज को समझने की कोशिश करना। देखो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई जो है ना, वो कमर्शियल बैंक्स को पैसा देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करती है, बट प्लीज ये चीज दिमाग में रखना, एलएएफ फैसिलिटी जो है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को 14 दिन के लिए, इसका एक लिमिट होता है। लिमिट होता है मतलब एक कमर्शियल बैंक बहुत ज्यादा पैसा नहीं मांग सकती है आरबीआई से एलएएफ फैसिलिटी में, ठीक है? तो कमर्शियल बैंक कितना पैसे मांगेगी, इसका एक लिमिट होता है। अगर ये लिमिट खत्म हो चुका है तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पैसे नहीं दे सकती है। तो अब क्या करोगे? अब अगर आपको और पैसों की जरूरत है तो अब आप एमएसएफ फैसिलिटी के थ्रू पैसा ले सकते हो, ठीक है? तो देखो मेरा बोलने का मीनिंग ये कि आरबीआई एलएएफ में लोन देगी कमर्शियल बैंक को, बट अगर ये लिमिट खत्म हो चुका है तो अब कमर्शियल बैंक क्या करेगी? अब कमर्शियल बैंक एमएसएफ फैसिलिटी यूज करेगी। एमएसएफ फैसिलिटी को हम लोग सेकेंड प्रायोरिटी देते हैं। जब कभी भी लिमिट खत्म हो जाएगी, अपनी एलएफ की लिमिट खत्म होगी, तो अब आप एमएसएफ फैसिलिटी को यूज करो, ठीक है? अब हम लोग इसको पढ़ के देखते हो, तो ये एग्जैक्टली क्या लिखा है। सो दिस एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दिस वाज स्टार्टेड इन 2011, ठीक है? और बच्चों हम लोग देखो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं। यहाँ लिखा है देखो, आरबीआई इज कंसिडर्ड एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब जब कोई भी साथ नहीं देगा तब आपका साथ आरबीआई देगा, ठीक है? अगर कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत है और कोई मदद नहीं करे, कोई दूसरी बैंक लोन नहीं दे रही है, तो ये कहां जाएगी? अगेन आंसर इज आरबीआई के पास, ठीक है? तो यहां क्या लिखा है? कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो एडिशनल अमाउंट ओवर एंड अबव रेपो लिमिट। एडिशनल अमाउंट क्यों बोल रहे हैं बच्चों? बिकॉज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, पहले आपको रेपो लिमिट को पूरे तरीके से यूज करना पड़ेगा। अगर आपका रेपो लिमिट पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, तो अब आप एडिशनल अमाउंट यूज कर सकते हो
इस फैसिलिटी के थ्रू, एमएसएफ के थ्रू। ठीक बात है। तो यहाँ पे वही मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, एमएसएफ फैसिलिटी की खासियत क्या, देखो यहाँ पे लिखा है आरबीआई के कंडीशंस होते हैं ओनली फॉर 1 डे 24 आवर्स। मतलब बच्चों जैसे रेपो ऑप्शन में 14 डेज का मैक्सिमम टाइम फ्रेम होता है, वैसे यहां पे 14 डेज का टाइम फ्रेम नहीं होगा। ठीक है, आपको पैसे चाहिए और एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक दिन के लिए मिलेगा। अच्छा, मतलब एक दिन के अंदर अंदर वापस रिपे करना पड़ेगा। यस, यू नीड टू रीपे इट इन 24 आवर्स। ठीक है, मतलब अगर लिया है एमएसएफ फैसिलिटी में तो अगले दिन 24 आवर्स के अंदर अंदर रीपे भी करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब देखो बच्चों यहाँ पे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर एक दिन का लोन है ये? हाँ, एक दिन का लोन है। तो सर एक दिन से क्या तो हो जाएगा, एक दिन से एग्जैक्टली क्या यूज कर लेंगे ऐसा कमर्शियल बैंक? तो बच्चों देखो मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो एक दिन के लिए लोन की जरूरत होती है, ऐसा क्यों इतना अर्जेंट नीड हो गया कि एक दिन के लिए पैसों की जरूरत है और अगले दिन वापस रिपे भी कर दिया? देखो बच्चों बहुत बार क्या होता है, बहुत बार कमर्शियल बैंक जो है ना वो शेयर्स परचेज करती है अलग अलग कंपनीज के। ठीक है, तो जब भी कमर्शियल बैंक शेयर्स परचेज करती है तो बहुत बड़ा अमाउंट इनको चाहिए होता है और ये लोग स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स परचेज करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है ना इनको क्रेडिट पीरियड देता है। बट अगर मान के चलो स्टॉक एक्सचेंज रेडी नहीं है रुकने के लिए तो क्या होगा, तो स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट करना जरूरी है। तो कमर्शियल बैंक स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट कहां से देगी? वेरी सिंपल, एमएसएफ फैसिलिटी को यूज करेगी। तो आरबीआई से पैसा लेगी एक दिन के लिए, ये पैसा लेके स्टॉक एक्सचेंज को रीपे कर देगी उनका पैसा, और फिर अगले दिन 24 आवर्स के अंदर यही पैसा वापस शेयर्स को सेल करके में भी ये रीपे किया जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स विल वर्क। तो यहाँ वही लिखा है, आरबीआई का कंडीशन क्या होता है, हम लोग आपको लोन देंगे, एक्स्ट्रा लोन की जरूरत है, एडिशनल पैसा मिल जाएगा, बट आपको 24 आवर्स में ये चीज रीपे करनी होगी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम यहां नहीं मिल रहा है। यूज बाय कमर्शियल बैंक्स इन केसेस वेयर इट नीड्स टू पे द अमाउंट टू स्टॉक एक्सचेंज हु परचेज शेयर्स फॉर कमर्शियल बैंक। स्टॉक एक्सचेंज ने शेयर्स पहले खरीदे थे कमर्शियल बैंक्स के लिए, तो अब इनको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये स्टॉक एक्सचेंज रेडी नहीं है रुकने के लिए, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मतलब बेसिकली कमर्शियल बैंक क्या करेगी, जाएगी दरवाजा खटखटाएगी आरबीआई का और आरबीआई से एक दिन का लोन लेगी जिसको हम लोग बोलते हैं एमएसएफ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको वही चीज एक्सप्लेन करो, एमएसएफ विंडो इज फॉर इमरजेंसी। इमरजेंसी में ही हम लोग ये यूज करते हैं, कमर्शियल बैंक्स को ये यूज करना चाहिए इमरजेंसी में। ठीक है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड पेनाल्टी इंटरेस्ट रेट इज चार्ज। ऐसा क्यों? देखो बच्चों नॉर्मली क्या होता है, मैंने आपको शुरुआत में ही ऐसे एक्सप्लेन किया है कि पहले आपको क्या करना है, अगर आप कमर्शियल बैंक हो तो सबसे पहले आपको रेपो ऑप्शन का लिमिट यूटिलाइज करना है। रेपो ऑप्शन का लिमिट खत्म हो गया ना, तो मतलब आपको और पैसों की जरूरत पड़ रही है, तो अगर आपको और पैसे चाहिए तो एमएसएफ में मिलेगा। बट एमएसएफ क्योंकि इमरजेंसी वाला फंड है और अगर आपको एमएसएफ यूज करने की नौबत आ रही है, देन इन दैट केस आरबीआई बोलेगी अब बेटा ज्यादा इंटरेस्ट भर। ठीक है, तो अब आपको ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, पेनाल्टी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ठीक बात है, तो यहाँ वही लिखा है बच्चों, इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड पेनाल्टी इंटरेस्ट रेट इज चार्ज। ठीक है, अच्छा पेनाल्टी इंटरेस्ट रेट मतलब कितना होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बच्चों आगे। मिनिमम बोरिंग 1 करोड़ एंड मल्टीपल्स ऑफ दैट, मतलब कम से कम 1 करोड़ आपको लेना ही पड़ेगा और 1 करोड़ के मल्टीपल में लेना पड़ेगा। आरबीआई को बोल नहीं सकती कमर्शियल बैंक सर हमको 10 लाख रुपए की जरूरत है प्लीज दो, आरबीआई क्या बोलेगी 10 लाख नहीं मिलेगा, चाहिए तो 1 करोड़ ले, नहीं तो 1 करोड़ का मल्टीपल ले, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, करोड़ों में बात कर। ठीक बात है, बेसिकली बच्चों कमर्शियल बैंक क्या है? ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एंटिटी होती है और बैंक्स नॉर्मली करोड़ ऑफ रुपीज की जरूरत होती है तभी वो आरबीआई के पास जा रही है। ठीक है, तो एमएसएफ फैसिलिटी में अगेन करोड़ रुपीज और मल्टीपल्स ऑफ दैट, इसके मल्टीपल्स में हम लोग बोरो कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आफ्टर रीपेइंग इन 1 डे बैंक्स में बोरो अगेन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब क्या है, मतलब अगर मान के चलो बैंक ने रीपे कर दिया तो क्या फिर से अगले दिन वापस बोरो कर सकते? जी हाँ, बोरो करो, एक दिन का ही खेल है। अगर आप एक दिन में रीपे कर देते हो अगले दिन वापस पैसा ले सकते हो आरबीआई से। सही बात है, यहां वही लिखा है। नोट मेनी टाइम्स आरबीआई ऑल्सो स्टेट टू रेड्यूस एसएलआर एंड आफ्टर 1 डे मेक इट नॉर्मल। दिस इज सिमिलर टू एमएसएफ। मतलब देखो आरबीआई क्या बोलती है, आरबीआई बोलती है देखो आपके पास पैसा जो रखा हुआ है ना एसएलआर का, जो हमने आपको बोला है कि आप खुद के पास रखो बट लोन मत दो, एसएलआर अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये पैसा आपको क्या करना है, आप ये पैसा यूज कर लो, आपको लोन चाहिए ना, हम पैसा देने से अच्छा आपके पास जो पैसा रखा था एसएलआर का वही पैसा आप यूटिलाइज कर दो, बट एक दिन के बाद ये लिमिट को फिर से नॉर्मल कर दो, मतलब वो रीपे किए जैसा हो जाएगा। सो दिस इज हाउ एमएसएफ कैन वर्क। ओके, तो इस तरीके से वापस एमएसएफ को हम लोग वर्क करवा सकते हैं।
बच्चों आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब पूरी तरीके से समझ में आ गया है। मैं आपको एक बार फिर से क्विकली बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको सीआरआर बताया। सीआरआर में क्या करना है, सीआरआर में जो भी डिपॉजिट का पैसा है ये कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास जाके जमा करती है, ठीक बात है। अच्छा, और उसके बाद एसएलआर का क्या मैंने लॉजिक बताया, एसएलआर में डिपॉजिटर का जो पैसा है उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज एसएलआर का बैंक्स खुद के पास रखती है कैश के फॉर्म में, या तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर कमर्शियल बैंक्स इसको गोल्ड में या बॉन्ड्स में या दूसरे कोई सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दे, जिससे वो टेम्प्ट नहीं होंगी, इसको लोन देने के लिए आसान नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड क्या है, थर्ड मैंने आपको बताया बच्चों अभी यहाँ पे एलएएफ फैसिलिटी। एलएएफ फैसिलिटी क्या होता है, एलएएफ में दो चीजें होती है, एक होता है रेपो रेट, दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में कमर्शियल बैंक्स लोन लेती है आरबीआई से, रिवर्स रेपो रेट में लोन देती है, ठीक है। ऑब्वियसली ऑलवेज रिमेंबर रेपो रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये पैसा आरबीआई से कब लिया जाएगा, जब आपका अगेन आपका एलएएफ फैसिलिटी का पैसा पूरा यूटिलाइज हो चुका है, आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है तो एक दिन का आप लोन ले सकते हो एमएसएफ फैसिलिटी में। ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज हाउ एमएसएफ विल वर्क। अब बच्चों हम लोग एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं कि फेयर नोट्स में एग्जैक्टली ये पॉइंट्स को किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। यस, ओके। सो बच्चों सीआरआर के बारे में यहाँ कुछ लिखा है, पढ़ लेते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखा है। दिस इज समथिंग विच एवरी स्टूडेंट मस्ट राइट डाउन इन दी नोटबुक। ये तो लिखना ही है बच्चों, कंपलसरी है। एग्जाम में भी आया तो आपको ये चीज तो मिनिमम लिख के ही आना चाहिए, ठीक बात है। तो सीआरआर के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे, यस, इट रेफर्स टू फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया which it should maintain as cash deposit with RBI। पैसा आरबीआई के पास आपको रखना है अगर आप कमर्शियल बैंक हो तो, ठीक है। सीआरआर का परसेंटेज दिया है बच्चों 6 जून 2019, इस तारीख को 4% इतना रेट था। तो ये लेटेस्ट रेट मैंने मॉडल से लिया है, ठीक है। ऑफकोर्स ये रेट चेंज होते रहता है, बट जो मॉडल में लिखा है हम लोगों को वही रेट लर्न करना पड़ेगा। तो 4% सीआरआर का रेशियो है, ठीक है। हमने एमयू नोट्स के टाइम पे 6% ऐसे एग्जाम्पल में अज्यूम किया था, बट आपको ये रेट अब लर्न करना पड़ेगा। 4% आपको एग्जाम में लिख के आ रहा है, दिस इज द रेट ऑफ सीआरआर, ठीक बात है। तो बच्चों एसएलआर के बारे में देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, एकदम शॉर्ट में भी देखो यहाँ पे बच्चों कितने आसानी से अब हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, राइट, ठीक है। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इट इज परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज which commercial banks must keep with themselves, खुद के पास रखते हैं। कैसे रखोगे, in the form of cash और gold और गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज। तो आपको इस तरीके से खुद के पास पैसों को रखना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रेट भी लिखा है बच्चों, अगेन एमई नोट्स में मैंने 20% बोला था, बट यहाँ पे देखो एकदम फ्रेश लेटेस्ट जो है यहाँ पे रेट लिखा है मॉडल के हिसाब से। ऑफकोर्स अक्टूबर 12 2019 पे 18.5% कर दिया गया था, ठीक है। दिस इज अगेन सब्जेक्ट टू चेंज बाय आरबीआई। आरबीआई इसको चेंज करते रहती है, जैसे जरूरत पड़ेगी तब आरबीआई जो है वो अनाउंस करती है कि उन्होंने रेट चेंज किए, ठीक है। तो 18.5% ये एसएलआर का रेट है, दिस इज अगेन यू नीड टू लर्न, ओके। एलएएफ फैसिलिटी क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इसमें आपको दो अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे, रेपो ऑप्शंस एंड रिवर्स रेपो ऑप्शंस, ठीक है। तो रेपो ऑप्शंस में क्या होता है, इट इज चार्ज बाय आरबीआई व्हेन कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई। तो अगर कमर्शियल बैंक्स ने लोन लिया है आरबीआई से तो जो रेट है इसको हम लोग बोलते हैं रेपो ऑप्शंस, ठीक है। तो 6 जून को रेफरेंस पकड़ते हुए हम लोग को यहाँ पे रेट लिखा है, देखो 5.75%, दिस इज द रेट, ओके। तो इस रेट पे आपको लोन मिलेगा अगर आप कमर्शियल बैंक हो तो, ठीक है। व्हाट इज रिवर्स रेपो ऑप्शन, वेरी इजी, इट इज रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एज ऑन 6 जून 2019 इट वाज 5.5%। यू कैन ऑलवेज ऑब्जर्व देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो परसेंटेज, ठीक है। तो ये हमेशा कम होगा और ये ज्यादा होगा, क्योंकि आरबीआई पैसा ज्यादा लेती है कम देती है, ठीक है। सो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों। अभी लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे, यस, ओके। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, ओके। तो क्या क्या लिखा है एमएसएफ के बारे में, यस, नंबर 1, इट रेफर्स टू फैसिलिटी अंडर विच शेड्यूल commercial banks can borrow additional amount from RBI for overnight purposes। overnight मतलब एक दिन में आपको फिर से रिटर्न करना है इसको, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा है, बैंक्स कैन बोरो थ्रू एमएसएफ ऑन ऑल वर्किंग डेज एक्सेप्ट सैटरडेज, सैटरडेज को छोड़ के
बाकी हर वर्किंग डे को आप लोन ले सकते हो एमएसएफ फैसिलिटी में, ठीक है। उसका टाइम भी दिया देखो यहाँ पे, बिटवीन 7 PM to 7:30 PM इन मुंबई, द मिनिमम अमाउंट विच कैन बी एक्सेस टू एमएसएफ इज 1 crore एंड मोर विल बी अवेलेबल इन दी मल्टीपल्स ऑफ 1 crore। तो एग्जैक्टली ये सेम चीज मैंने आपको बोली थी। एक दो एडिशनल पॉइंट भी हम लोगों को टाइम लिमिट यहाँ पे दिया गया है कि हम लोग कैसे इसको ले सकते हैं, कैसे बैंक्स एमएसएफ फैसिलिटी को यूटिलाइज कर सकती है, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा है, एमएसएफ वुड बी द लास्ट रिजॉर्ट फॉर बैंक्स। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लास्ट रिजॉर्ट क्यों? बच्चों मैंने आपको ऐसे ही एक्सप्लेन किया है, पहले एलएएफ का फैसिलिटी यूज करो, अगर वो एग्जॉस्ट होता है तो आप एमएसएफ फैसिलिटी में आओगे, वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, वंस दे एग्जॉस्ट ऑल बोरिंग ऑप्शंस इंक्लूडिंग, वंस दे एग्जॉस्ट ऑल बोरिंग ऑप्शंस इंक्लूडिंग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑन विच रेट्स आर लोअर। ऑब्वियसली एलएएफ पे रेट्स कम होते हैं, एमएसएफ इमरजेंसी वाला है तो इस पे ज्यादा होंगे। तो एक बार एलएएफ का फैसिलिटी आपने यूटिलाइज कर लिया, तभी आप एमएसएफ फैसिलिटी में आ सकते हो, ठीक है। एमएसएफ रेट बीइंग अ पेनल रेट ऑटोमेटिकली गेट्स एडजस्टेड टू फिक्स परसेंट अबाउ रेपो रेट। तो मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, रेपो रेट का जो परसेंट है, ठीक है, रेपो रेट प्लस आपको और एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डेफिनेटली रेपो रेट से ज्यादा ही होता है एमएसएफ का रेट, क्योंकि ये इमरजेंसी फंड है। बार बार वही चीज हो रही है बच्चों, ठीक है। तो ये पेनल रेट है, ओके, यस। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, रेपो रेट प्लस एक्स्ट्रा जो भी होता है ना, ये एग्जैक्टली किसके इक्विवेलेंट का करते पता है, ये बैंक रेट के बराबरी का होता है। फिर से बता रहा हूं बच्चों, रेपो रेट, ठीक है, ये डेफिनेटली कम होगा कंपेयर टू एमएसएफ, ठीक है। और एमएसएफ जो है ना, ये इक्वल होता है बैंक रेट के बराबरी का होता है, और ये है पेनल रेट। फिर से बता रहा हूं, ठीक है। तो रेपो रेट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। एमएसएफ में आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और एमएसएफ का रेट बैंक रेट के बराबरी का होता है। बैंक रेट क्या है मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब ऑटोमेटिकली आपको बैंक रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं। सो यू कैन राइट दिस डाउन समवेयर, ये आप कहीं लिख सकते हो जिससे आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ठीक है। तो रेपो रेट कम होता है, एमएसएफ रेट ज्यादा होता है, एमएसएफ रेट बैंक रेट की बराबरी का होता है, और बैंक रेट एमएसएफ रेट को ही हम लोग पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे, प्रैक्टिकली एमएसएफ रिप्रेजेंट्स द अपर बैंड ऑफ इंटरेस्ट कॉरिडोर, मतलब ज्यादा से ज्यादा बैंक से जितना चार्ज किया जा सकता है वो एमएसएफ से समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, विद रेपो रेट एंड मिडिल एंड रिवर्स रेपो रेट एट द लोअर बैंड। ऑफ कोर्स रिवर्स रेपो रेट सबसे नीचे आता है, ठीक है। तो बच्चों आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, सबसे कम क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट। क्यों? क्योंकि आरबीआई लोन ले रही है तो कम इंटरेस्ट देगी। रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा रेपो रेट, और रेपो रेट से भी ज्यादा एमएसएफ का रेट विच इज इक्वल टू बैंक रेट विच इज नथिंग बट द पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज समथिंग यू कैन नोट, ये आपने लिखना चाहिए बच्चों, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक बात है। ओके, तो बच्चों यहां पे मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताया, ठीक है। अब आगे हम लोग फिर से एमईए नोट्स की तरफ आते हैं, ये आप लोग पहले नोट कर लो, ठीक है। दिस मस्ट बी नोटेड बाय एवरी स्टूडेंट, ठीक है। सीआरआर, एसएलआर, एलएएफ एंड एमएसएफ। तो अगर ये आपने नोट कर लिया ना बच्चों, तो अब आप लोग खुद से डिसाइड कर सकते हो, आपको अगर चाहो तो आप एमई नोट्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि एमई नोट्स की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ चुका है पूरा कॉन्सेप्ट, गुड फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अभी बच्चों हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट को अब हम लोग पहले एमई नोट से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट जो स्कीम है, नेक्स्ट जो टूल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इसका नाम है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है। अगेन आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये एमई नोट से बच्चों, तो ये अगर आप चाहते हो तो आप लिख सकते हो, दिस इज अगेन ऑप्शनल, एमई नोट से ही है, राइट, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है ना, इसको हम लोग एमएसएस भी बोलते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्कीम। ये स्कीम बहुत रेयर ओकेजन्स पे यूज किया जाता है, इनफैक्ट अभी तक तो मेरे ख्याल से एक ही बार एमएसएस जो है वो यूज किया गया है, ठीक है। एमएसएस एग्जैक्टली क्या होता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के साथ मिलके इन्फ्लेशन को कम करती है। फिर से बता रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के साथ मिलके एमएसएस के अंदर इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करती है, ठीक है बच्चों। एग्जैक्टली ये स्कीम जो है ना, इसका मैं आपको बैकग्राउंड पहले एक्सप्लेन करता हूं, तो आपको ये स्कीम का पूरा लॉजिक समझ में आएगा आसानी से, ठीक है। तो यहाँ लिखा देखो, इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ आरबीआई एंड गवर्नमेंट। वाज इसलिए बोल रहे बिकॉज ये 2004 के बाद अभी फिर से ये स्कीम अच्छे से कभी इंप्लीमेंट नहीं हुई बच्चों, ठीक है। 2004 में ऐसा कुछ हुआ था
जिसकी वजह से एमएसएस को लाना पड़ा। और एग्जैक्टली क्या हुआ था इसका हम लोग बैकग्राउंड पहले अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस, तो देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो 2002 में बीजेपी गवर्नमेंट थी, राइट। और बीजेपी गवर्नमेंट के लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। सही बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी अगेन बच्चों बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनालिटी है और ये अपने लीडरशिप क्वालिटीज के लिए जाने जाता है, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे 2002 इस ईयर में बीजेपी को लीड कर रहे थे। और बच्चों बीजेपी गवर्नमेंट जो थी ना 2002 में, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत ज्यादा फॉरेन मनी इंडिया में लाया, ठीक है बच्चों। देखो एग्जैक्टली फॉरेन मनी इंडिया में कैसे आएगा, देखो एफडीआई और एफपीआई के थ्रू हम लोग बहुत ज्यादा इंडिया में फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा, देखो फॉरेन मनी वाज अट्रैक्टेड ड्यूरिंग 2002 to 2007 there was huge inflow of foreign money approximately 8.7 lakh crores। बच्चों देखो 2002 से लेकर 2007 तक, ठीक है, इन कुछ 4-5 सालों में इंडिया में बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो हुआ है और ये हुआ है एफडीआई और एफपीआई के थ्रू। अच्छा एग्जैक्टली एफडीआई और एफपीआई क्या होता है मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एफपीआई मतलब क्या होता है, एफपीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली एफडीआई और एफपीआई में क्या फर्क होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। देखो एफडीआई का मतलब क्या होता है, एफडीआई मतलब दूसरे देश की कंपनीज जो है वो इंडिया में आके बिजनेस करेंगे, ठीक है। जब कभी भी हम लोग एफडीआई की बात करते हैं तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, एफडीआई मतलब बाहर की कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे कंपनीज हैं जो इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं, ये सारे के सारे एफडीआई के एग्जांपल्स हो गए, राइट। जब हम लोग बोलते हैं कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये लोग इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि ये एफडीआई के थ्रू हो रहा है। सही बात है, एफडीआई मतलब बिजनेस बाहर का इंडिया में आ रहा है। ऑब्वियसली बच्चों अगर दूसरे कंपनीज जो है, दूसरे देश के कंपनीज जो है वो इंडिया में आके अगर बिजनेस करेंगे तो इंडिया में पैसा लेके आएंगे, इंडिया में डॉलर लेके आएंगे, जिससे हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बढ़ेगा। सही बात है, तो एफडीआई से बहुत फायदे होते हैं डेफिनेटली। एफडीआई की वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा डॉलर जो है वो इन्फ्लो होता है, ठीक है ना। व्हाट इज एफपीआई, बच्चों एफपीआई और एफडीआई में बहुत फर्क है। एफपीआई में क्या होता है, एफपीआई में हम लोग बाहर के देश के इन्वेस्टर्स को इंडिया के कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाने का परमिशन देते हैं। देयर इज डिफरेंस, राइट। एफडीआई में क्या होता है, एफडीआई में बाहर की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करना चाहती है, ठीक है, पूरा बिजनेस यहाँ सेटअप करेगी, एफडीआई से जॉब्स क्रिएट हो गए। एफआईआई क्या करते हैं बच्चों, एफआईआई या फिर एफपीआई जो होते हैं ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मतलब क्या होते हैं। देखो बच्चों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होगा, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से दूसरे देश के इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना वो इंडिया में आके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो अगर दूसरे देश के इन्वेस्टर्स अगर इंडिया में आके इंडिया की कंपनी के शेयर्स खरीद रहे सिर्फ, तो इससे क्या होगा, इससे बाहर का पैसा इंडिया में तो आएगा बट ये लोग कुछ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये खुद नया बिजनेस क्रिएट नहीं कर रहे, नई टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं आएगी, ठीक बात है। और ये एफपीआई के थ्रू जो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शेयर्स ही तो है, ठीक है। शेयर्स अगर मान के चलो इनको बेचना है, दे कैन सेल एंड दे कैन रन। एफडीआई में इतना आसान नहीं है कि इनको इंडिया से निकलना, क्यों, क्योंकि एफडीआई में ये लोग बिजनेस जब करते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं। जब कभी भी कोई दूसरे देश की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करेगी तो वो अच्छा खासा लंबा टाइम फ्रेम लेके दिमाग में चलता है, ठीक बात है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। एफडीआई और एफपीआई के थ्रू इंडिया में कितना ज्यादा रुपया आया था, देखो यहाँ लिखा है 2002 से 2007 में बच्चों 8.7 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली इंडिया में इन्फ्लो हुआ था। अच्छा कभी कभी बच्चों एक्सेस एफडीआई एंड एक्सेस एफपीआई कैन बी वेरी बैड। कैसे, देखो यहाँ पे इसका रीजन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे वही लिखा है ओइंग टू दिस, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा इंडिया में फॉरेन करेंसी के फॉर्म में आ रहा था तो इसके चक्कर में क्या हुआ, इसके चक्कर में अपना एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया यार। ना व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड बच्चों, नेशनल इनकम में हम लोगों ने सीखा है एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरे देश में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि पैसों का सप्लाई बढ़ गया, ठीक है। कॉमन सेंस आप लोग अप्लाई करने की कोशिश करो, जब कभी भी मनी का सप्लाई बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन पे खर्चा बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड इज बाउंड टू राइज, ठीक है। तो इसके चक्कर में अपने देश में इन्फ्लेशन डबल डिजिट तक जाने की कोशिश कर रहा था। बच्चों आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं, जब कभी भी इन्फ्लेशन
दो डिजिट में जाता है, यानी कि 10% या उसके ऊपर जाता है, तो ये बहुत डेंजरस माना जाता है। ठीक है, 9.8% इंडिया का इन्फ्लेशन रेट हो चुका था, विच इज एक्चुअली परसीव्ड टू बी क्वाइट डेंजरस। ठीक है, क्योंकि डबल डिजिट इन्फ्लेशन मतलब ये बहुत बुरी तरीके से एक प्रॉब्लम की तरह इसको देखा जाता है बच्चों। ठीक है, तो दिस क्लोज टू टू डिजिट इज डेंजरस, यहाँ पे वही लिखा है मैंने। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे इसलिए अब गवर्नमेंट को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा कुछ ना कुछ करना जरूरी है, जिसकी वजह से ये जो बाहर का जो पैसा इंडिया में आ रहा है, इसको हम लोग कुछ ना कुछ करके कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलकर क्या डिसाइड किया, देखो यहाँ लिखा है, गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना हाई इंटरेस्ट बॉन्ड्स इशू किए जाए। बच्चों देखो मैंने आपको ये बताया है इस चैप्टर में, इस यूनिट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि बहुत बार क्या होता है, हम लोग बहुत बार देखते हैं कि गवर्नमेंट जब भी बॉन्ड्स इशू करती है तो ज्यादातर लोग बॉन्ड्स में इंटरेस्ट दिखाते नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो यार गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो होते हैं इसका इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो होते हैं ना, इसमें अपना काफी ज्यादा टाइम तक हमारा पैसा अटक जाता है। तो इसलिए नॉर्मली कोई भी पर्सन जो थोड़ा बहुत रिस्क लेके इक्विटी शेयर्स परचेज कर सकता है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़ा दूर ही रहता है। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ने मिलके ये टाइम पे ऐसे बॉन्ड्स इशू किए जो काफी अट्रैक्टिव थे। ठीक है, यहाँ लिखा देखो, डिसाइडेड टू इशू हाई इंटरेस्ट बॉन्ड्स। बच्चों लोगों को क्या चाहिए, इन्वेस्टर को क्या चाहिए, इन्वेस्टर को अच्छा इंटरेस्ट पे करने वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें रिस्क भी कम हो। तो बच्चों देखो ये क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर ऐसे बॉन्ड्स इशू किए जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो ये काफी अट्रैक्टिव बॉन्ड्स थे बच्चों, यहाँ लिखा है कंसिडर्ड एज अट्रैक्टिव। तो क्या होगा, इस चक्कर में पब्लिक और बैंक्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। और बच्चों हम लोगों को पता है जब कभी भी पब्लिक और बैंक्स इन्वेस्टमेंट करेंगे बॉन्ड्स में तो इनके पॉकेट से पैसा निकल रहा है और इकोनॉमी में जो पैसों का सप्लाई है वो कम हो जाएगा। ठीक बात है, तो बच्चों देखो यहाँ वही लिखा है 3 to 5 years के बॉन्ड से तो अच्छे खासे टाइम के लिए पब्लिक से और बैंक से पैसा निकाला गया और इकोनॉमी में इसके चक्कर में पैसों का सप्लाई डेफिनेटली कम हो जाएगा। बच्चों ये इतना इफेक्टिव था कि देखो यहाँ पे मैंने आपको ऊपर ये बोला है 8.7 लाख करोड़ इंडिया में आया था, राइट। इसमें से अप्रोक्सीमेटली 2.7 लाख करोड़ 2.7 लाख करोड़ जो है वो एब्जॉर्ब हो गया मतलब इकोनॉमी से इतना पैसा निकाला गया। कैसे निकाला गया? क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, पीपल एंड पब्लिक एंड बैंक्स दे वर एक्चुअली बाइंग दीज बॉन्ड्स खरीदने के चक्कर में इनकी जेब खाली होगी, तो इकोनॉमी से 2.7 लाख करोड़ निकाला गया। इतना ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता, ठीक है। और इस चक्कर में बच्चों इन्फ्लेशन जो एक्चुअली 9.8% डबल डिजिट के करीब जा रहा था, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 7.1% तक नीचे लेके आते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये ऑपरेशन काफी सक्सेसफुल था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ने मिलके एमएसएस को यहाँ पे पूरी तरीके से सक्सेसफुली रन किया था, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। अच्छा, स्टरलाइजेशन क्यों? बच्चों स्टरलाइजेशन इज एक्चुअली मेडिकल टर्म, ठीक है। स्टरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? देखो अगर पानी गंदा है तो आप पानी को उबालते हो ताकि उसके कीटाणु जो है मर जाए। पानी नहीं उड़ता है, ठीक है, बट कीटाणु जो है वो मर जाते हैं, सही है। तो अगर मैं पानी को उबालूंगा तो जो मेरे को नहीं चाहिए अनवांटेड चीज निकल जाएगी और जो बचा कुछ अच्छा पानी वो मैं पी सकता हूँ। इसको स्टरलाइजेशन बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो ये स्टरलाइजेशन कैसे हुआ? बिकॉज ये पूरे प्रोसेस से हम लोग जो बाहर का पैसा इंडिया में आ रहा था, जो एक्सेस हो गया था, हम लोग सिर्फ एक्सेस मनी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये चीज आपको दिमाग रखनी है, इसलिए हम लोग एमएसएस को स्टरलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एमएसएस में हम लोग इंडिया का डोमेस्टिक जो मनी है वो कम नहीं कर रहे, हम लोग बाहर का मनी एक्चुअली कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक बात है। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा मेन एम क्या था कि जो बाहर से इन्फ्यूज हुआ था पैसा, ये फॉरेन मनी जो इंडिया में आ रहा था, इसको हम लोग कम करके कैसे भी हमारे कंट्री में जो इन्फ्लेशन का रेट जो बढ़ गया था, इसको हम लोग थोड़ा कंट्रोल में ला रहे थे, ठीक बात है। तो यहाँ वही लिखा देखो, टुडे एमएसएस विंडो इज नॉट एक्टिव रहेगा भी क्यों बच्चों? क्योंकि प्रॉब्लम जब होगा तभी हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो अगर ये प्रॉब्लम की तरह अगर बनता है, अगर मान के चलो फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा इंडिया में आने के चक्कर में अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तब हम लोग एमएसएस विंडो को यूज करेंगे। तो ये एमएसएस विंडो नॉर्मली एक्टिव रहता नहीं है, ठीक है। बट अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस बच्चों, इसलिए हमें दिमाग रखना है कि एमएसएस विंडो एक बार यूज हो चुका है, सही बात है। आई होप अब ये आपको एमएसएस का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ चुका है बच्चों, ठीक है। बच्चों ये एक्चुअली मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको लिखे, क्योंकि इतना डिटेल में मॉडल में नहीं दिया है, ठीक है। तो जब कभी भी आप लोग पढ़ोगे तो आपको एक बार एमयू नोट से ब्रीफ बैकग्राउंड समझ में आएगा, ठीक है। उससे आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत सही होगा, आप खुद के हिसाब से भी
अगेन लैंग्वेज को यूज करके, ठीक है, आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो एमएसएस इज अनदर टूल यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा बच्चों अब देखते हैं और कौन सा पॉइंट बचा है। नेक्स्ट इज बैंक रेट, वेरी वेरी सिंपल। तो बैंक रेट एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों? बैंक रेट का मैंने थोड़ा मेंशन आपको किया था यहाँ पे। ठीक है, बैंक रेट को हम लोग पेनल रेट की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। अच्छा, बैंक रेट का कॉन्सेप्ट प्लीज समझने की कोशिश करना। ओके, पहले मैं आपको एग्जांपल बैंक रेट का देखिए एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली बैंक रेट किस तरीके से काम करता है। ओके, यस। अच्छा बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? कमर्शियल बैंक्स के बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट करती है। बच्चों आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहेगा, आप लोगों को लॉ में भी निगोशिएबल एक्ट है, राइट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना, इसको हम लोग डिस्काउंट करवा के पैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? देखो कमर्शियल बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक के पास मान के चलो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज को कमर्शियल बैंक लेके जाएगी आरबीआई के पास, आरबीआई को देगी बिल ऑफ एक्सचेंज, और बिल ऑफ एक्सचेंज को देके रीडिस्काउंट करवा के उनसे पैसा ले लेगी। तो ये एक हिसाब से कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन लिया है वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, बट बच्चों ये लोन कौन से टाइप का है? ये लोन जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट करवा के लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी पैसे चार्ज करेगी कमर्शियल बैंक से रीडिस्काउंट करवाने का जो भी चार्ज होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं बैंक रेट। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी पूछता है व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट, तो बच्चों मैं आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर करता हूं। देखो रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट में कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से लोन ले रही है, प्रॉपर लोन है। ठीक है, 14 डेज का लोन है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट में ऐसा नहीं होता है, बैंक रेट में एग्जैक्टली लोन नहीं है, बट लोन जैसे ही समझ लो, बट ये एग्जैक्टली यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू ही होगा। ठीक है, जब कभी भी कमर्शियल बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट करवा के पैसा लेती है, और आरबीआई जो पैसे चार्ज कर रही है यहाँ पे, ठीक है, जो डिस्काउंटिंग के जो चार्जेस होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। ठीक बात है, तो बच्चों यहाँ वही लिखा है, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल बैंक, द रेट ऑफ रीडिस्काउंट इज नथिंग बट द बैंक रेट। ठीक है, सो ये चीज आपको दिमाग में रखनी चाहिए। बट बच्चों बैंक रेट का कॉन्सेप्ट आज थ्योरी में ज्यादा है। ठीक है, प्रैक्टिकली बैंक रेट जो है ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा इस टूल को इस्तेमाल नहीं करती है। क्यों इस्तेमाल नहीं करती है, इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ लिखा है, टुडे दिस इज रिप्लेस्ड बाय एमएसएफ। बच्चों एमएसएफ का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, एमएसएफ जो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होता है ना, ठीक है, ये आज हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, ये ज्यादा यूज किया जाता है। सबसे पहले एलएएफ यूज होगा। ठीक है, एलएएफ में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे थे। इसके बाद अगर इसका लिमिट एग्जॉस्ट होता है तो अब एमएसएफ विंडो यूज किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एमएसएफ विंडो जब से ऑपरेशन में आया है तब से बैंक रेट ऑलमोस्ट डॉर्मेंट बन गया। डॉर्मेंट मतलब ये बैंक रेट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी में रह गया है। प्रैक्टिकली बैंक रेट जो है ना, उसको हम लोग सिर्फ रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग रेफरेंस के तौर पे? क्योंकि बच्चों देखो एमएसएफ में पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना, ये पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट होता है? उतना परसेंट होगा जितना परसेंट बैंक रेट रखा गया है। तो बैंक रेट एज सच सिर्फ रेफरेंस के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट रीडिस्काउंटिंग का जो है प्रैक्टिकली नहीं होता है ज्यादा। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, नोट इफ सीआरआर एंड एसएलआर इज नॉट मेंटेन देन मॉनेटरी पेनल्टी वर्थ बैंक रेट इज चार्ज। मतलब अगर सीआरआर मेंटेन नहीं किया, सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो का जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज डिपॉजिट का आरबीआई के पास जमा करना है, वो अगर नहीं करती है बैंक, तो पेनल्टी चार्ज होगा। कितना परसेंट पेनल्टी? पेनल्टी है जहां जहां बैंक रेट है वहां वहां। तो बैंक रेट का रेफरेंस हम लोगों को यूज करना है बच्चों। ठीक है, एसएलआर, अगर मान के चलो एसएलआर में खुद के पास अगर आप रिजर्व नहीं रखते और अगर आप पैसे यूज कर रहे हो लोन देने के लिए ज्यादा, तो क्या होगा? इन दैट केस आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। पेनल्टी का रेट कितना होगा? जितना बैंक रेट है उतना। तो हर जगह जब भी कमर्शियल बैंक को हम लोग पेनलाइज कर रहे हैं, तब हम लोग रेफरेंस किसका यूज करेंगे? अगेन बैंक रेट का। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा है, ऑल्सो कॉल्ड एज रीडिस्काउंट रेट। दिस इज डॉर्मेंट बच्चों। डॉर्मेंट मतलब आज ज्यादा ये यूज नहीं होता है। ठीक बात है, तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग नोट से, फेयर नोट से हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, तो बच्चों सबसे फर्स्ट यहां लिखा है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, राइट। This instrument for monetary management was introduced in 2004 following a MOU. MOU means Memorandum of Understanding between Reserve Bank of India and Government of India with the primary aim of aiding sterilization operations of RBI. Sterilization मतलब बाहर के पैसों को हम लोग कम कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग
reduce कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, sterilization is a process by which monetary authority sterilizes the effects of significant foreign capital inflows on domestic liquidity by offloading parts of stock of government securities held by it। यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके जो बाहर का पैसा है उसको हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यस, अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोज फ्रॉम आरबीआई, such borrowing being additional to its normal borrowing requirements, and issues treasury bills, dated securities for absorbing excess liquidity from the market arising from large capital inflows। यानी कि बच्चों ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं ना, ये ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं बच्चों, ये एकदम रिस्कलेस इन्वेस्टमेंट होता है। रिस्कलेस इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल्स मतलब नथिंग बट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, सही बात है, इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं होता है। तो ट्रेजरी बिल्स में लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर सकते हैं एक बार का, ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं होता, पैसा हम लोग का डूबेगा नहीं, कि गवर्नमेंट कैसे भी करके पैसा लौटा देगी इंटरेस्ट के साथ, ठीक बात है। सो दिस इज अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसएस। अच्छा बच्चों, बैंक रेट के बारे में क्या लिखा है ये हम लोग पढ़ लेते हैं, ओके। यस, बैंक रेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीडिस्काउंट रेट, बिल्कुल सही है। इट इज द रेट एट विच आरबीआई रीडिस्काउंट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक बात है, ये मैंने आपको वही बोला था बच्चों। Discounting of the rediscounting of bill of exchange by Reserve Bank has been discontinued on introduction of LAF, क्योंकि liquidity adjustment facility आ चुका है, ठीक है। और liquidity adjustment facility के अलावा भी हम लोगों के पास एक और विंडो है बच्चों, ठीक है, marginal standing facility। तो ये दो विंडोज की वजह से अब बैंक रेट के कॉन्सेप्ट को बंद कर दिया गया है, इसको ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते। ये वही लिखा देखो, ये डोरमेंट हो गया, ठीक बात है, डोरमेंट मतलब नॉट इन यूज, इस्तेमाल नहीं करती अभी आरबीआई ज्यादा, इसको सिर्फ रेफरेंस के तौर पे हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। नाउ बैंक रेट इज यूज ओनली फॉर कैलकुलेटिंग पेनल्टी ऑन डिफॉल्ट इन मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। तो यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी बच्चों एमयू नोट्स के थ्रू। ओके बच्चों, लास्ट एक पॉइंट यहाँ पे रह गया है, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है कि मेरे को अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपको एक्सप्लेन करने की कुछ भी जरूरत है। सो दिस इज समथिंग बच्चों, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो मैंने आपको डिटेल में बताया है, आपने खुद के हाथों से लिखा भी है बच्चों। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, आरबीआई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को खरीदती भी है और बेचती भी है, और इसके थ्रू आरबीआई जो है वो मार्केट में या तो पैसा डालेगी, नहीं तो मार्केट से पैसा निकालेगी, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है ये आप इसके पहले जो मैंने लिखा था उसका रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच यू मस्ट राइट डाउन, एक बार लिख लो, ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर कुछ पूछा जाए तो आप इस लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारे सारे टूल्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब बच्चों एक्चुअली एज सच इस चैप्टर में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे नहीं है, बट स्टिल मॉड्यूल में एक और पॉइंट है मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी बोल के, ठीक है। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जो मैंने आपको इस यूनिट के शुरुआत में एक्सप्लेन किया था कि मॉनिटरी पॉलिसी को संभालने के लिए एक अलग कमिटी बनती है, और इस कमिटी में 6 लोग होते हैं, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी होता है। तो ये मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में हम लोग एक दो पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, एग्जाम में हो सकता है इस पे क्वेश्चन आए, इसलिए हम लोग इसको भी नहीं छोड़ेंगे बच्चों। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी का वो पॉइंट कंप्लीट करते ही हम लोगों का ये यूनिट इधर कंप्लीट होता है, ठीक है। यस, तो बच्चों मॉनिटरी पॉलिसी से जुड़े हुए 2 पॉइंट्स है जो आपको एज अ स्टूडेंट दिमाग में रखना चाहिए, इस पे बिल्कुल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक बात है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट समझने वाले हैं वो है मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी एग्रीमेंट, ठीक है। मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी को हम लोग एमपीसी भी बोलते हैं, और एमपीसी का क्या एग्रीमेंट बना है बच्चों, इसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूं, फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से सब समझ में आएगा, ठीक है। देखो बच्चों, एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सही बात है। पहले तो एक चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या इंडिपेंडेंट है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, ये भले ही हम लोग बोलने को तो थियोरी में कि ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, ठीक बात है। तो देखो बच्चों, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था ना, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था, ठीक है। तो ये 1934 में ये एक्ट पास किया गया था, सही बात है। ऑब्वियसली एक्ट कौन पास करता है, अगर ये क्वेश्चन है तो इसका सिंपल सा आंसर है गवर्नमेंट पास करती है एक्ट, ठीक बात है। तो बच्चों 1934 में जो आरबीआई एक्ट पास किया गया था, ठीक है, इसको चेंज किया गया, अमेंड किया गया 2016 में,
सही है। तो 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है, ठीक है, आरबीआई एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ओरिजिनली 1934 में बना गया था, 2016 में इसमें कुछ चेंजेस लाए गए, ठीक है। और ये चेंजेस की वजह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो गया है गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में, ठीक है। तो 2016 वाला जो अमेंडमेंट है ना बच्चों, ठीक है, ये एक एग्रीमेंट क्रिएट कर रहा है, ये एक्ट में अमेंडमेंट जो है ये एग्रीमेंट क्रिएट कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, ठीक है। क्या एग्रीमेंट है एग्जैक्टली, उसके टर्म्स क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, बट आपको कुछ बेसिक चीजें पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो बच्चों, मैं आपको शुरुआत से इस पूरे यूनिट के शुरुआत से मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, इनका मेन फोकस इन्फ्लेशन पे ही होता है, ठीक है। हाँ, ये लोग ग्रोथ पे भी ध्यान देते हैं, बट ग्रोथ इज सेकेंडरी, इन्फ्लेशन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 2016 में जो ये एक्ट अमेंड हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से एक एग्रीमेंट मानो क्रिएट हो गया। किसके बीच में एग्रीमेंट क्रिएट हो रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट सा क्रिएट हो गया। और ये एग्रीमेंट के चक्कर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया कि अब आप 5 साल तक, 2016 में अमेंडमेंट आया, यहां से 5 साल तक आपको हमने टारगेट दिया है, ठीक है। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने टारगेट दे के रखा है आरबीआई को। कौन सी चीज का टारगेट दिया है? वेरी सिंपल, गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ एग्रीमेंट करके इनको बोला है कि आप कैसे भी करके इन्फ्लेशन को 4% तक ही रखो, ठीक है। मतलब महंगाई को ज्यादा बढ़ने ना दो, 4% महंगाई होना चाहिए, ये आपका टारगेट है। अगले 5 साल तक महंगाई को आप 4% से ज्यादा बढ़ाने मत दो, ठीक है। बट बच्चों, अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जैक्ट 4% महंगाई इतनी रहना ये बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि अपने इकोनॉमी में मनी का सप्लाई तो चेंज होता रहता है, तो एग्जैक्ट 4% ही रहना ये थोड़ा मुश्किल काम होगा। इसीलिए ये 4% को हम लोग +2 एंड -2 ये स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे। इसका मीनिंग क्या है? 4% टारगेट है, ठीक है। 4% से अगर 2% ज्यादा हो गया तो ये भी चलेगा, दिस इज द अपर लिमिट, यानी कि 6% अपर लिमिट है। और 4% से 2% अगर हम लोग कम कर देंगे तो भी चलेगा, यानी कि 2% लोअर लिमिट है, ओके। तो 4% +2% यानी कि 6% मैक्सिमम लिमिट है। 6% के ऊपर अपने देश में इन्फ्लेशन का रेट जाना नहीं चाहिए। अच्छा, और कम से कम कितना टॉलरेबल होगा? देखो, 4% का स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 2% नीचे और माइनस कर दो आप, 2% नीचे 2% ऊपर, इतना एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। टारगेट आपका 4% पे लाने की आप कोशिश करो, इसके ऊपर 2% एडजस्ट कर सकते हैं, इसके नीचे 2% एडजस्ट कर सकते हैं। 6 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 2 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग बोले तो 2% से लेके 6% के रेंज में इन्फ्लेशन रखो, ऐसा बोला गया है आरबीआई को। और ये चीज किसने बोली है? गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट के थ्रू एक्ट को अमेंड किया बच्चों। सो दिस इज द न्यू एग्रीमेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एग्रीमेंट, ठीक बात है। तो बच्चों, ये सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जो भी लिखा है। अब आपको पिक्चर क्लियर होने के बाद ये सारा पैराग्राफ पढ़ के बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 was amended in 2016, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, ठीक है, for giving a statutory backing to monetary policy framework agreement, ठीक बात है। मतलब statutory backing मतलब क्या बच्चों? हम लोग यहाँ पे उन पे एक अलग तरीके का प्रेशर डाल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे एक प्रेशर क्रिएट हो गया, देखो आपको ये करना ही है, क्योंकि एक्ट में अमेंड हमने किया है और एक्ट बन गया तो आपको फॉलो करना जरूरी हो गया, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली एक प्रेशर क्रिएट हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे, उन्हें उनकी जिम्मेदारी क्लियरली बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ वो लिखा है, इट इज एन एग्रीमेंट रीच बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया on maximum tolerable inflation rate that RBI should target to achieve price stability। अपने देश में प्राइस स्टेबल रहना चाहिए, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत कम हो गया प्राइस, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है, Amended Act 2016 provides a statutory basis for implementation of flexible inflation targeting framework। Flexible क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि +2 and -2 ये हम लोग रेंज उनको दे रहे हैं, 4% के ऊपर +2, 4% के नीचे -2, इतना आपको लिमिट दिया गया है, ठीक बात है बच्चों। बाय अबैंडनिंग द मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच, मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच ये 2016 के पहले था, तो हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल क्या है? अभी फिलहाल फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है। यानी कि फ्लेक्सिबल आपको हम लोगों ने रेट दे दिया है और आपको ये टारगेट अचीव करना है 5 साल तक, 5 साल तक ये इनको दिमाग रखना है, ठीक है। यस, वही लिखा है, द इन्फ्लेशन टारगेट इज टू बी सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। दोनों की बातचीत से ये तय किया जाता है,
बच्चों बोलने को तो लिखा है कि बातचीत से तय किया जाता है, बट हम लोग देखते हैं बहुत बार कि गवर्नमेंट का एक अलग प्रेशर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। ठीक बात है, हम लोग उस टॉपिक को ज्यादा छेड़ेंगे नहीं बच्चों, ठीक है। अदरवाइज देन दैट मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट देन आई कंट्रोल माई सेल्फ, ठीक है। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक वंस इन एवरी 5 years, तो मैंने आपको जैसे बोला है 5 साल का टारगेट है। ओके, तो यहाँ वही लिखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 4% सीपीआई। सीपीआई मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो कंज्यूमर गुड्स है, जो हम जैसे कंज्यूमर जो चीजें खरीदते हैं, इन सारे चीजों की कीमत ऑन एन एवरेज 4% से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। बेस ईयर से हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक बात है। अच्छा, इन्फ्लेशन एज टारगेट फॉर द पीरियड फ्रॉम August 5, 2016 टू March 31, 2021, तो ये 5 साल का टारगेट दे दिया गया है। अपर लिमिट लिखा है 6%, लोअर टॉलरेंस लिमिट इज 2%, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया बच्चों। 4 + 2 4 - 2, ठीक है। इतना ही नहीं, आरबीआई को अलग से एक रिपोर्ट भी बनानी होगी और रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, जिसमें वो लोग सब बताएंगे कि देखो हम लोग जो कर रहे हैं वो एकदम सही तरीके से सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ वही लिखा है, आरबीआई इज मैंडेटेड, यानी कि कंपलसरी है कि इनको एक रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी, मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट, हर 6 महीने, जिसमें ये लोग एक्सप्लेन करेंगे सोर्सेस ऑफ इन्फ्लेशन एंड फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर कमिंग पीरियड ऑफ 6 to 18 months। यानी कि बच्चों इनको आगे की भविष्यवाणी भी थोड़ी बहुत बोलनी पड़ेगी। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टडी होता है अच्छा खासा, ठीक है, इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं और ये लोग अलग से रिपोर्ट में लिखते हैं कि इनके क्या प्रोजेक्शन है, इनको क्या लग रहा है कि फ्यूचर क्या है, इकोनॉमी का डायरेक्शन किस तरफ इकोनॉमी जा रही है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स रिपोर्ट में लिखे जाते हैं। बच्चों, आपको बैकग्राउंड अगर क्लियर है ना, तो आप बहुत सही तरीके से पॉइंट टू पॉइंट हर चीज लिख सकते हो, ठीक है। द ओनली थिंग इज दैट यू मस्ट हैव अ क्लैरिटी इन माइंड कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, ठीक है। जो मेरे को लगता है कि अब ये एक्सप्लेनेशन के बाद आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। यस बच्चों, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इसको मैं पढ़ के बता रहा हूं, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ एमपीसी। एमपीसी का क्या रोल है, ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का एग्जैक्टली क्या रोल है। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे एमपीसी क्या क्या करती है, पहले तो आपको एक दो पॉइंट्स में बता देता हूँ, फिर हम लोग पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों, एमपीसी जब हम लोग बोलते हैं ना, दिस इज अगेन मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। जो जब कभी भी मैं कोई कमिटी की बात करता हूँ, कमिटी में एक इंसान नहीं होता है, इसमें ग्रुप होता है, ठीक है। तो कमिटी बोलने की वजह से बच्चों अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। जैसे कि क्या चेंज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, पहले क्या था पता है, पहले एमपीसी नहीं था, तो पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, बट अब ऐसा नहीं है। अब अगर मान के चलो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने जो बोला है वो कंफर्म नहीं होता है, क्यों? क्योंकि एमपीसी डिसाइड करती है, नॉट आरबीआई गवर्नर, ठीक है। आपको एकदम शॉर्ट में बताया जाए तो एमपीसी इज हैविंग मोर अथॉरिटी कंपेयर टू आरबीआई गवर्नर, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज बच्चों, एमपीसी जो होता है ना, इसमें 6 लोगों का टीम है, जिसमें खुद आरबीआई गवर्नर भी होते हैं शामिल। तो बेसिकली बोलने का मीनिंग है कि एक अकेला इंसान, आरबीआई गवर्नर, ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस लाने हैं, बल्कि पूरा कमिटी मिलकर डिसाइड करता है, ठीक है बच्चों। इसमें रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं, ठीक है, इसमें राय ली जाती है और सारे एक्सपर्ट्स जो है वो मिलकर डिसीजन लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या चेंज करना है, क्या नहीं करना है। बच्चों, आपको एक चीज और बोलता हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज और बढ़ाना है तो आपको क्या करना चाहिए पता है, जब कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का कुछ प्रेस मीट होता है, तब वो बहुत सारी चीजें अनाउंस करते हैं, आपको इसको बहुत केयरफुली सुनना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि से शक्तिकांता दास जो है, ठीक है, ये इनका कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो भी करंट गवर्नर है, राइट, इनका अगर ये प्रेस मीट होता है तो ये क्या करेंगे पता है, प्रेस मीट में बताते हैं कि कौन सी चीज चेंज हुई है, और ये चेंज हुई है तो 6 में से कितने लोगों ने वोट किया है इन फेवर, कितने लोगों ने वोट किया है अगेंस्ट इट, सब कुछ बताया जाता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है। इन शॉर्ट बोलने का मीनिंग है, अकेले इंसान पे डिपेंडेंट अब नहीं है अपने कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी, बल्कि पूरे कम्युनिटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अगेन विच यू मस्ट नो। अब हम लोग पढ़ के देखते हैं बच्चों क्या क्या लिखा है यहाँ पे। ओके, एमपीसी कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया 2016 में अमेंडमेंट लाने के बाद, इज एन एम्पावर्ड 6-member कमेटी विद आरबीआई गवर्नर एज चेयरपर्सन, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखा देखो, एमपीसी का यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वजह से टारगेट है 4% का, ये मैंने आपको भी बताया बच्चों। 2% स्टैंडर्ड डेविएशन चलेगा, यानी कि 2% प्लस 2% माइनस चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है, इन मीडियम टर्म। और क्या लिखा है, द कमिटी इज आंसरेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इसका क्या मीनिंग है, अगर 6% के ऊपर चला गया इन्फ्लेशन,
तो इन्हें जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि एग्रीमेंट गवर्नमेंट और इनका बना है, सही है ना, अभी मैंने आपको बताया। ओके, तो यहाँ वो लिखा है इफ इन्फ्लेशन एक्सीड्स द रेंज प्रिस्क्राइब फॉर 3 consecutive months, मतलब अगर 3 महीने तक लगातार इन्फ्लेशन 6% के ऊपर जाता है या मान के चलो 2% के नीचे रहता है, तो ये डेंजरस चीज है। अब आपको जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक बात है, सही भी बात है, क्योंकि एग्रीमेंट ऊपर बना है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया बच्चों, ठीक है। एमपीसी हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस टू एंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी। तो इकोनॉमी का ग्रोथ भी हो रहा है और महंगाई भी ज्यादा नहीं बढ़ रही है, ये कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए, बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। ओके, एमपीसी जो है बच्चों ये रेपो रेट भी डिसाइड करती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। रेपो रेट मैंने आपको बताया बच्चों, कितनी बार रिपीट हो रहा है, रेपो रेट वेरी इंपॉर्टेंट रेट, राइट। रेपो रेट से कमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं आरबीआई से, और ये परसेंटेज कौन डिसाइड करता है, अगेन एमपीसी। आरबीआई के गवर्नर अकेले डिसाइड नहीं करते हैं, कमिटी के 6 लोग मिलके डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो लिखा है फिक्सिंग ऑफ बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, बेंचमार्क मतलब सबसे स्टैंडर्ड रेट जिसको हम लोग रेपो रेट भी बोलते हैं, ठीक है, इज मेड इन मोर कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव मैनर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव, 6 के 6 मेंबर्स से कंसल्ट किया जाता है, सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, अकेले आरबीआई गवर्नर की मनमानी नहीं चलती है, वही चीज लिखी है। एंड ऑन बेसिस ऑफ मेजॉरिटी वोट बाय दिस पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, दिस हैज एडेड अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसपेरेंसी टू मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। सही बात है, तो इससे काफी ट्रांसपेरेंट वे में हो रहा है, कोई अकेला कंट्रोल नहीं कर रहा ना, इसलिए। ओके, सो बच्चों दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ एमपीसी पे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी का जो एग्रीमेंट है, एक्चुअली ये कमिटी यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको आप फ्रेमवर्क लिख दो बच्चों, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या होता है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच यू ऑलमोस्ट नोट इन योर नोटबुक्स। और बच्चों अब इधर ये यूनिट खत्म होता है, अब हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।